नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। तो दोस्तों, राहुल गांधी ने आज फिर एक बड़ा धमाका कर दिया है। राहुल गांधी ने फिर से बीजेपी की पोल खोल दी है और बता दिया है कि कैसे बीजेपी देश को गुमराह कर रही है, कैसे बीजेपी देश को भटकाने का काम कर रही है। आप जानते ही हैं दोस्तों कि मोदी कई बार कांग्रेस के लिए कह चुके हैं कि कांग्रेस के शासनकाल में अटकाने, लटकाने और भटकाने की नीति पर सरकार काम करती थी। लेकिन मोदी कांग्रेस पर जो इल्जाम लगाते रहे हैं वो असल में बीजेपी पर ही अब सटीक बैठ रहे हैं। आज एक कार्यक्रम में राहुल गांधी ने बता दिया कि कैसे बीजेपी अलग अलग मुद्दे खड़े करके देश को भटका रही है। कार्यक्रम के बारे में और इस मसले को आगे और उस पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले जरा राहुल गांधी ने आज एक मीडिया हाउस के कॉन्क्लेव में अपनी बात रख रहे थे और वहां भटकाने वाली बात कैसे कह रहे हैं, अंग्रेजी में कह रहे हैं, लेकिन गौर से सुनिएगा, बहुत कुछ यहां है जो आगे जिस पे हम चर्चा करेंगे। सुनिए जरा राहुल गांधी को। Look, the main issues in India are simple. Concentration of wealth. Huge inequality in wealth, number one. Number two, massive unemployment. Number three, huge unfairness towards the lower caste, towards OBCs, towards tribal communities. These are the issues. Everybody knows them. Price rise. 1,000 rupee cylinder. Right? Now, BJP can't contest those. Right? So, let's have Mr. Biduri make a statement. Let's have, let's get together and sort of have elections together. Let's change the name of India. This is all distraction. We know it. We understand it. And we're not going to let them do it. तो सुन रहे थे आप, राहुल गांधी ने साफ तौर पर कहा है कि बीजेपी भटकाने वाली राजनीति कर रही है। देश में बेरोजगारी, महंगाई, ओबीसी और आदिवासी समुदायों पर अत्याचार जैसे कई बड़े मुद्दे हैं दोस्तों, लेकिन बीजेपी उन पर बात नहीं करती, उन पर चुनाव नहीं लड़ सकती, इसीलिए नए नए मुद्दे खड़े किए जा रहे हैं। ये तमाम बातें राहुल गांधी यहां कह रहे थे। रमेश बिधूड़ी की संसद में अमर्यादित टिप्पणी यानी दानिश अली को गालियां देने से लेकर एक राष्ट्र एक चुनाव जैसी बीजेपी की तमाम रणनीतियां राहुल गांधी के मुताबिक केवल लोगों को भटकाने के लिए हैं। यह बहुत बड़ी बात यहां राहुल गांधी कह रहे थे। राहुल के इस आरोप पर सच की मुहर तब लग जाती है दोस्तों जब आप आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की हालिया रिपोर्ट को देखें। जरा उस पर भी बात करना जरूरी है। पूरा सप्ताह बीत गया लेकिन उस पर हम लोगों ने बात नहीं की थी, उस बात को भी यहां रखना जरूरी समझता हूं। आरबीआई की जो हालिया रिपोर्ट आई है और वो भी हालिया क्या, इसी सितंबर महीने में, इसी महीने आरबीआई ने जो मंथली बुलेटिन जारी किया है उसमें हाउस होल्ड एसेट और लायबिलिटीज पर एक ताजा रिपोर्ट दी गई है जिसके मुताबिक भारतीयों की घरेलू बचत में लगातार गिरावट आ रही है और ये 50 सालों के निचले स्तर पर जा पहुंची है। आरबीआई कह रहा है कि लोगों की घरेलू बचत 2020-21 में जीडीपी के 11.5% से गिरकर 2022 और 23 में 5.1% पर आ गई है। ये जो रिपोर्ट है ये चौंकाने वाली रिपोर्ट है कि लोगों की घरेलू बचत 2020-21 में जीडीपी के 11.5% यानी 11.5% से गिरकर 22-23 में 5.1% पर आ गई है। मोदी सरकार को इस बात से शायद ही कोई फर्क पड़े कि इस देश के आम आदमी के पास अब न खाने के लिए कुछ है न बचाने के लिए कुछ है दोस्तों, क्योंकि सरकार तो इसी बात पर अपनी पीठ थपथपा रही है कि उसके कार्यकाल के दौरान भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। राहुल गांधी तो बार बार लोगों को बता रहे हैं कि इस सरकार में कुछ लोगों की दौलत ही बढ़ी है और हो सकता है कि इन्हीं कुछ लोगों की दौलत के आधार पर देश को दुनिया की 5 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल किया गया हो। लेकिन असल हालत क्या है यह आरबीआई की रिपोर्ट बता रही है। मजे की बात यह है कि जैसे निर्मला सीतारमण ने प्याज और टमाटर की बढ़ती कीमतों को चिंताजनक नहीं माना था, वैसे ही आरबीआई की रिपोर्ट से भी निर्मला सीतारमण को कोई चिंता नहीं हो रही है, बल्कि उनका मंत्रालय तो इस रिपोर्ट को ही गलत साबित कर रहा है। वित्त मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर कहा है कि घरेलू बचत में पिछले कई दशकों में आई सबसे बड़ी गिरावट और इसका अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभाव का बयान पूरी तरह से गलत है। सुन लीजिए आप
कि घरेलू बचत में पिछले कई दशकों में आई सबसे बड़ी गिरावट और इसका अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभाव का बयान पूरी तरह से गलत है। यानी आपने आरबीआई के इस बुलेटिन को ही खारिज कर दिया। मंत्रालय का कहना है कि परिवारों ने पिछले वर्षों की तुलना में कम मात्रा में वित्तीय संपत्तियां जोड़ी, क्योंकि वे अब कर्ज लेकर घर और अन्य आवासीय संपत्तियां खरीद रहे हैं। अब सोचिए दोस्तों, अब आप समझिए कैसे मोदी सरकार भटकाने का काम कर रही है। कहां तो इस बात की चिंता मोदी सरकार को होनी चाहिए कि लोग बचत क्यों नहीं कर पा रहे हैं, क्या उनकी आमदनी कम हुई है इसीलिए उनकी बचत नहीं हो रही है, या फिर महंगाई बढ़ गई है इसलिए वो अपनी आमदनी से कुछ बचा नहीं पा रहे हैं। लेकिन इन जरूरी सवालों पर गौर करने की जगह सरकार ये बता रही है कि लोग बैंकों से लोन लेकर घर खरीद रहे हैं इसीलिए वो बचत नहीं कर पा रहे हैं। यानी आप साफ साफ समझिए कि सब चंगासी बताने का ये नया जुमला मोदी सरकार ने तैयार कर लिया है। अब सब चंगासी, लोग बचत नहीं कर पा रहे हैं लेकिन लोन लेकर घर खरीद पा रहे हैं। इस अजीबोगरीब तर्क को मोदी सरकार ही पेश कर सकती है दोस्तों, क्योंकि उसके पास जब अपने बचाव के लिए कोई मुद्दा या मुद्दों वाली बातें नहीं रहती हैं तो वह ऐसे ही लोगों को भटकाती और उलझाती रहती है। आप सब जानते हैं। तो कौन भटकाने, उलझाने और अटकाने की बात कर रहा है? राहुल गांधी बार बार इसी भटकाव से लोगों को सावधान कर रहे हैं। आज जब राहुल गांधी ने बीजेपी की भटकाने वाली नीति की पोल खोली तो उन्होंने यह भी बता दिया कि कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस ने इस बात का सबक ले लिया है कि बीजेपी को नैरेटिव नहीं तैयार करने देना है। देखिए, बहुत बड़ी बात यहां राहुल गांधी ने कही है कि कर्नाटक चुनाव से हमने यह सबक ले लिया है, यानी कांग्रेस पार्टी ने यह सबक ले लिया है कि बीजेपी की भटकाने वाली रणनीति की नैरेटिव जो है वो सेट होने नहीं देना है। आपको पता ही है दोस्तों कि मोदी ने बजरंगबली की जय बोलकर हिंदुत्व का नया नैरेटिव कर्नाटक में सेट करने की घोषणा की थी, लेकिन उससे पहले ही कांग्रेस ने बेरोजगारी और महंगाई का नैरेटिव वहां सेट करके मतदाताओं को अपने साथ जोड़ लिया था। अब विधानसभा चुनावों में भी कांग्रेस यही काम कर रही है और इसीलिए राहुल गांधी ने दावा कर दिया है कि कांग्रेस पार्टी किन किन राज्यों में जीत रही है। बहुत बड़ी बात यहां राहुल गांधी कह रहे थे, नैरेटिव सेट होने ही नहीं देना है। राहुल गांधी साफ साफ कह रहे हैं भटकाने वाली राजनीति यहां होने ही नहीं देनी है। यहां एक मसला जैसे आता है दूसरा मुद्दा यहां खड़ा कर दिया जाता है। यह राहुल गांधी आज कह रहे थे। कैसे रमेश बिधूरी को यहां खड़ा किया जाता है, कैसे एक नए संसद भवन में प्रवेश के लिए पहले से नैरेटिव सेट किया जाता है, कैसे गणेश चतुर्थी के दिन आप जाते हैं, ये तमाम बातें यहां हो रही हैं। इस नैरेटिव को सेट होने देना ही नहीं है। तो आइए दोस्तों, आज न्यूज पॉइंट में चर्चा करेंगे कि कैसे राहुल गांधी के दावों ने निकाल दी है बीजेपी की हवा, कैसे बीजेपी की रणनीति का पर्दाफाश किया है राहुल गांधी ने। आज चर्चा इसी पे करेंगे। रविवार का दिन है, आप लोग भी थोड़ा आराम से आज घर पे होंगे उम्मीद है, और चाय की चुस्कियों, नाश्ते की प्लेट या कुछ और। इस प्रोग्राम को आप लोग देखिए, मजा आएगा, लास्ट तक देखिए। हमारे साथ कुछ साथी, वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे पहले आपका परिचय करवाता हूं और फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ इस वक्त 5 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ धनंजय कुमार जी जुड़े हुए हैं। धनंजय जी, आपका स्वागत करता हूं। हमारे साथ प्रोफेसर अखिल स्वामी जी जुड़े हुए हैं। स्वामी जी, आपका स्वागत करता हूं। राहुल लाल जी जुड़े हुए हैं। राहुल लाल जी, आपका स्वागत है। हमारे साथ डॉक्टर दीपक पाचपोर जी जुड़े हुए हैं। दीपक जी, आपका स्वागत करता हूं। और अमलेंदु उपाध्याय जी जुड़े हुए हैं। अमलेंदु जी, आपका स्वागत करता हूं। और स्वागत, इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं, जुड़ने वाले हैं इस कार्यक्रम में, आप सबका भी तहे दिल से स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं और तहे दिल से आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं आज, इसलिए क्योंकि आपने अपने चहेते चैनल डीबी लाइव को लगातार 6वीं बार नंबर 1 बनाया है। इसलिए आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका हाथ जोड़कर शुक्रिया अदा कर रहा हूं कि आप लोगों ने यह विश्वास हमारे ऊपर बनाए रखा है। इस विश्वास को बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं आप सबका। लगातार 6वीं बार नंबर 1 डीबी लाइव और खबरों के शोर में एक सच की आवाज है जो आप तक पहुंचती है, और इस आवाज को आपका काम है कि आप बुलंद बनाए रखिए। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको देता हूं और सीधा आना चाहता हूं प्रोफेसर अखिल स्वामी जी आपके पास, फिर तमाम हमारे साथी आप लोगों के पास भी आता हूं। स्वामी जी, जरा आपसे समझूं, राहुल गांधी की बात यहां भटकाने वाली राजनीति कौन कर रहा है, और उन बातों को जिन बातों के जरिए
जिस मंत्र के जरिए मोदी जी आगे बढ़ने की कोशिश करते रहे, उसको राहुल गांधी ने अब पकड़ लिया है, समझ लिया है और कह रहे हैं कि कर्नाटक के चुनाव में हमने इसीलिए ऐसी बातों को, हिंदुत्व को मुद्दा बनने ही नहीं दिया। वहां बेरोजगारी की हमने बात की, वहां महंगाई की हमने बात की, वहां भ्रष्टाचार की हमने बात की, ये तमाम बातें हमने की हैं और अब आने वाले चुनाव में भी वैसी ही रणनीति पर हम आगे काम करेंगे। लेकिन एक बहुत चौंकाने वाली बुलेटिन जो खबर आई है आरबीआई के बुलेटिन से, वो भी महत्वपूर्ण है कि अब 50 साल में पहली बार, पिछले 50 साल में, 5 दशक में पहली बार ऐसा हुआ है कि लोगों के पास अब बचत आधे से भी कम है। कैसे देखा जाए? देखिए राजीव जी, जो राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी भटका रही है, इसी पॉइंट पर, जिस पॉइंट पे आरबीआई ने जो इंफॉर्मेशन दी और सरकार ने उसका स्पष्टीकरण देकर उसको भटकाने का प्रयास किया। देखिए, इंडिया और चाइना की इकोनॉमी एक प्रकार की है, वेस्ट की इकोनॉमी दूसरे प्रकार की है। इंडिया चाइना में सेविंग रेट सबसे ज्यादा हुआ करता था, क्योंकि देखिए जो चाइनीज फैमिली सिस्टम है और इंडियन फैमिली सिस्टम है वो करीब करीब एक जैसा है। हम लोग थोड़े कंजर्वेटिव हैं और जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो कंजर्वेटिव नहीं है, वो बहुत ज्यादा लिबरल हैं। इसका मतलब यह है कि वेस्ट के में अगर वो 100 रुपए कमाते हैं तो 100 रुपए खर्च करते हैं। इंडिया और चाइना क्या करते हैं, हमारी फैमिलीज क्या करती हैं कि हम 100 रुपए अगर कमाते हैं तो 25 रुपए बचाते हैं, क्योंकि मितव्ययिता, क्योंकि बचपन से हमको ये सिखाया गया है जितनी चादर है उतने पैर फैलाओ, और यही प्रकार की व्यवस्था चाइना में है। अच्छा चलिए, एक तथ्य ये बात तो सही है कि अगर 100 रुपए में से 100 रुपए खर्च होंगे तो इंडस्ट्री को पुश मिलेगा, जीडीपी बढ़ेगी, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। लेकिन जो हिंदुस्तान में हो रहा है ये नहीं हो रहा जो सरकार भटकाने का प्रयास कर रही है। हिंदुस्तान में क्या हो रहा है, हिंदुस्तान में जो आपकी सेविंग कम हो रही है उसके साथ साथ राजीव जी एक और तथ्य है, लोगों ने अपने प्रोविडेंट फंड के पैसे को बहुत ज्यादा विड्रॉ किया है। हिंदुस्तानी फैमिलीज ने घर में जो उनकी बचत थी सोने को बेचा है, वो मार्केट में गिरवी रख के पैसा उठाया है या उसको बेचा है। आपने कोविड पीरियड में देखा। तो इसका मतलब यह है कि ये जो सेविंग कम हो रही है, ये सेविंग कम इसलिए नहीं हो रही है कि वो प्रोडक्ट ज्यादा खरीद रहे हैं, परचेजिंग ज्यादा कर रहे हैं, डिमांड ज्यादा क्रिएट कर रहे हैं, इसलिए इंडस्ट्री को पुश मिलने वाला है। ये सेविंग इसलिए कम हो रही है कि उनकी कमाई कम हो रही है और उनके एक्सपेंडिचर बढ़ रहे हैं क्योंकि महंगाई बढ़ रही है। तो ये जो सेविंग कम होने की वजह से कैपिटलिस्टिक इकोनॉमीज में इंडस्ट्री को पुश मिलता है, वो चीज हिंदुस्तान में नहीं हो रही है। हिंदुस्तान में ये हो रहा है कि जीएसटी बढ़ाते चले जा रहे हैं, पेट्रोल डीजल पे दाम आप कम नहीं कर रहे हैं, हर चीज पे आप जो है टैक्सेस लगाए चले जा रहे हैं, टोल आपने बढ़ा दिया है। तो आदमी अगर 200 किलोमीटर चलता है अपनी कार से तो जितना पेट्रोल में नहीं खर्च करता उससे ज्यादा तो टोल टैक्स पे खर्च कर देता है। तो इसका मतलब यह है कि या तो पैसा सेविंग में जाए या पैसा बाइंग में जाए। ना पैसा बाइंग में जा रहा है ना सेविंग में जा रहा है, वो पैसा सरकार को टैक्स के माध्यम से मिल रहा है, और जो सरकार को टैक्स के माध्यम से मिल रहा है, सरकार उसको प्रोडक्टिव एसेट में न लगाकर उसको सेंट्रल विस्टा में या अडानी जी को कंपनी देने में या उनको फायदे देने में या बड़े बड़े लोन्स को राइट ऑफ करने में 12-13 लाख करोड़ के लोन्स को राइट ऑफ करके वास्तविकता में हिंदुस्तान जैसे देश में गरीब और मध्यम वर्ग को और ज्यादा गरीब कर रही है, और जो टॉप के 2-3 पूंजीपति हैं उनको बहुत ज्यादा बढ़ा रही है। तो जितनी भी विसंगतियां, राजीव जी, जितनी भी विसंगतियां अर्थशास्त्र के अनुसार भारत के आर्थिक जगत में गलतियां नहीं होनी चाहिए थी, वो सारी की सारी दोहराई जा रही हैं। परचेजिंग पावर डिमांड क्रिएट करता है लोअर इनकम ग्रुप, उसकी इनकम को आपने कम कर दिया, बहुत अमीर आदमी की इनकम को बढ़ा दिया। जो सप्लाई क्रिएट करता है, डिमांड सप्लाई मिसमैच हो गया है। टैक्सेस, एग्रीकल्चरल इनपुट्स पर टैक्सेस बढ़ा के किसानों को आपने शोषण कर लिया है, उसके बाद सेविंग नहीं रहेगी। और देखिए हिंदुस्तान में सोशल सिक्योरिटी नहीं है, अमेरिका वेस्ट में सोशल सिक्योरिटी है, इसलिए वहां की फैमिलीज ये अफोर्ड कर सकती हैं कि 100 रुपए कमाएं और 100 रुपए खर्च कर दें। हिंदुस्तान की फैमिलीज नहीं कर पाती, कर सकती, क्योंकि अगर 100 में से 100 वो खर्च कर देंगे और कल अगर वो बीमार पड़ गए तो सरकार आपको कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं देती। सरकारी अस्पतालों को आपने प्राइवेटाइज कर दिया है, 15-20 लाख रुपए का खर्चा आ जाता है, पूरा परिवार जो है शटर हो जाता है, उसकी इकोनॉमी फेल हो जाती है, पूरा फैमिली सिस्टम जो है ध्वस्त हो जाता है। इसलिए ये जो सेविंग रेट कम हो रहा है वो इसलिए कम हो रहा है कि सरकार टैक्सेस के माध्यम से भारतीय परिवार का शोषण कर रही है।
जी बिल्कुल। जो कुछ हो रहा है, जो सामने है, क्या हो रहा है, ये आरबीआई ने भी बता दिया और स्वामी जी ने भी बता दिया है। लेकिन इससे इतर राहुल गांधी जो बात कह रहे हैं, जरा उस पॉलिटिकल पूरे सिनेरियो को, देश में जो कुछ हो रहा है उसमें राहुल गांधी जो बात कह रहे हैं, सबसे बड़ी बात वो साफ साफ कह रहे हैं कि बीजेपी और मोदी जी भटकाने की राजनीति कर रहे हैं। और इस भटकाने की राजनीति को अब कांग्रेस ने, इंडिया अलायंस ने समझ लिया है, पकड़ लिया है। और इसीलिए राहुल गांधी कह रहे हैं कि आने वाले 5 राज्यों के जो चुनाव हैं उनमें बीजेपी एक राज्य में भी नहीं जीतने जा रही है। और मैक्सिमम जगह 4 राज्यों की बात तो वो खुल के कहते हैं कि छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश और तेलंगाना में हम ही जीत रहे हैं, जो बात यहां कह रहे हैं। जरा आना चाहता हूं धनंजय जी, आपके पास आना चाहता हूं। धनंजय जी, कैसे देखा जाए राहुल गांधी के इस बयान को? राहुल गांधी अलग अलग मसलों को यहां रख रहे हैं, अलग अलग मुद्दों को रख रहे हैं। कैसे बीजेपी एक एक मुद्दे को लाकर खड़ा करती है, लेकिन अब कांग्रेस ऐसे नैरेटिव को सेट होने नहीं देगी। राहुल गांधी बार बार इस बात को दोहरा रहे हैं। अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है, और मुद्दा इसलिए नहीं है कि जो देश के नागरिकों की जो समस्या है वो उनकी समस्या है नहीं। उन समस्याओं के साथ उनका कोई सरोकार नहीं। वो लोगों को बनाना चाहते हैं अपना गुलाम, भाग्यवादी बनाना चाहते हैं, इसलिए मंदिर बनाते हैं। वो मंदिर मस्जिद के झगड़े में लगाते हैं ताकि वो आप उसमें उलझे रहो और आपकी जो समस्याएं हैं जस की तस बनी रहे, या कहिए उससे आगे बढ़ती रहे। समझिए, सड़कों पर गुंडे जो है नारे लगाते हुए घूमेंगे, चाहे इस धर्म के हो चाहे उस धर्म के हो, तो क्या बिजनेस हो पाएगा? क्या बच्चे स्कूल जा पाएंगे? क्या कोई भी व्यक्ति सड़क पे आराम से चल पाएगा? जब गोलियां चलेगी, जब घटिया नारे लगेंगे, जब हिंदू मुसलमान होगा, तो हमारा पूरा का पूरा जीवन जो है वो भय और अंदेशे में बीतेगा। बीजेपी यही चाहती। जो बातें सड़कों पर हुआ करती थी, या कहीं जो गांव में कहीं कभार लड़ाई झगड़ा होता था तो लोग बोलते थे, वो बात संसद में ले आया। ये क्या है? ये इनकी हताशा है। और इस स्तर पर चले गए हैं कि इस स्तर पे गांव के या किसी शहर के गुंडे टपोरी की भाषा हो सकती है, किसी शरीफ आदमी की, वो भी सांसद की भाषा तो हो नहीं सकती। लेकिन आज जो विधुरी पे शोर मचा रहे हैं, क्या कभी संबित पात्रा को किसी ने बोला? चैनल पे ये सारे डायलॉग चैनल पे बोल चुका है संबित पात्रा। मुस्लिम समाज के लोगों ने भी केस किया, हिंदू समाज ने कहा कि भाई ये गलत है। आप जो है जिस तरह के डिबेट कराते हो, जिस तरह के आप सड़कों पर नारे लगवाते हो, जिस तरह से संसद में बुलवा रहे हो, वो भारतीय लोकतंत्र की केवल बात नहीं है, पूरे भारतीय समाज और परंपरा का मान मर्दन कर रहे हैं ये। और इनको हिंदू कहना, जैसे बार बार स्वामी जी बोलते हैं, ये हिंदू नहीं कहिए, इनको संघी हिंदू कहिए, इनका नामकरण बदलिए। जब आप हिंदू बोलते हैं तो हम आप सब जो हिंदू नाम हमारा है, हम सब कोट होते हैं। ये हिंदू नहीं है, जो हंस रहे हैं पीछे, उनको आप हिंदू नहीं कर सकते। ये हर्षवर्धन को आप हिंदू कहेंगे? ये हिंदू है, ये विधुरी हिंदू है, इसको हिंदू नहीं कहिए, ये कहिए संघी हिंदू है, बीमार हिंदू है। और हिंदू के नाम पर जो है ये जो फैला रहा है, अब बोलने का समय है हिंदुओं का। मुसलमानों को जो करना था, मुसलमानों का जो होना था हो गया। इससे ज्यादा आप क्या करोगे? आप लिंचिंग आप करते हो, उनको गालियां आप देते हो, उनको भय में बिठा करके आपने रखा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या किया है? इस तरीके का माहौल वहां बना दिया है, जैसे लगता है कि यह देश जो है केवल उनका है, केवल आपका देश नहीं है। 22 करोड़ वोट मिल गया तो उससे देश आपका नहीं हो जाएगा। और आप याद कीजिए, नूह में जो घटना इन लोगों ने की, किसान अगर नहीं उतरे होते सड़क पर तो क्या होता हाल? वहां भी दंगा हो रहा होता, वो भी मणिपुर हो जाता। लेकिन किसान नेताओं ने कहा कि अगर कोई इधर नारा लगाता हुआ आएगा तो उसको थप्पड़ से मारो, और हम एक मुसलमान को छूने नहीं देंगे। और अभी देखिए, जाट सभा होने जा रही है। मैं आपको अग्रिम जानकारी दूं, जाट किसान सभा करने जा रहे हैं और वो तय करने जा रहे हैं कि इनको जो है जमीन पे धूल चटा देंगे।
तो ये अब चुप रहने का वक्त नहीं है, आपको बोलना पड़ेगा। आप अगर ये सोच रहे हैं कि ये बदमाश आदमी है, बीमार आदमी है, इसके खिलाफ क्या बोलना, ये आपके मुंह पे गाली दे देगा, तो फिर आपको सड़क से नहीं घर में रहना मुश्किल कर देगा। घर में भी आके गलियाएगा, आप गलिया रहे हैं। और ये सब वही उसी किस्म के हैं। जब इनका चेहरा जो है गंदा दिखाई पड़ जाता है इनको भी अपने आईने में, और लगता है कि लोग इनके नाम पे थूक रहे हैं, तो ये डर के हड़बड़ाते हैं। ये जो है शरीफ भी बने रहना चाहते हैं और साइमल्टेनियसली गुंडे के तौर पे भी दिखना चाहते हैं। आप किसी एक तरफ रहो, आप या तो गुंडा हो सकते हो या शरीफ हो सकते हो। शरीफ हो सकते हो तो इसको रोका क्यों नहीं? शरीफ हो सके तो आपने कहा क्यों नहीं कि हम ऐसी संसद का हिस्सा नहीं बन सकते हैं जिस संसद में हमारे सांसद इस तरह की भाषा बोलेंगे? मुझे सबसे ज्यादा शिकायत राजनाथ सिंह से। राजनाथ सिंह आकर के माफी मांगते हैं, वैसे ही क्या माफी मांग रहे हो यार? आप लखनऊ से सांसद हो, आपको इतनी तमीज नहीं बची। आप तो इतने अच्छे संस्कारी व्यक्ति माने जाते थे। वाजपेयी जी के समय में कितने संस्कारी लगते थे। हमें लगता था कि वाजपेयी को ये जो रिप्रेजेंट कर सकता आदमी आने वाले समय में, लेकिन ये आदमी इतना ये निकलेगा नीचा कि आप जो है आप बोल ही नहीं पा रहे हो। किससे डरते हो, किससे चुप हो? विधूरी को किसी से डर नहीं लगता। विधूरी को किसी से डर लगा? कौन सी भाषा उसने इस्तेमाल की? राजनाथ सिंह जी, आप किस बात से डरते हो? उत्तर भारत का समाज राजनाथ सिंह से यह सवाल कर रहा है और करेगा। इस बार जाए उत्तर प्रदेश चुनाव लड़ने के लिए लखनऊ, उनको उत्तर प्रदेश की जनता जवाब देगी। तो राहुल गांधी जो कर रहे हैं, राहुल गांधी को वही करना चाहिए जो राहुल गांधी ने किया है। और एक इस अंधेरे में जो कहते हैं ना कि स्याह अंधेरा है, अंधेरी रात है, अमावस्या है, उसमें दीपक की तरह जल रहे हैं राहुल गांधी। हम सबको उनके चारों तरफ खड़ा होना चाहिए ताकि राहुल गांधी नाम का जो दीपक है वो जलता रहे और उजाला लाए। सुबह होने तक तो जलाइए इसको, फिर अपने आप सूरज उगेगा। हम सब के सामने एक अच्छा माहौल बनेगा, जो गांधी नेहरू जिस तरह का माहौल लाना चाहते थे देश में। मुझे लगता है कल बेहतर होने वाला है। जी, कल बेहतर होगा, इसकी उम्मीद सबको है, इस देश की जनता को है कि कल बेहतर होगा। हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय शुक्ला जी। अजय जी, आपका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। और अजय जी, सीधा आपके पास ही आना चाहता हूं। आज राहुल गांधी, कल थे जयपुर में। राहुल गांधी एक अलग अंदाज में थे। एक लड़की मीमांसा उपाध्याय महारानी कॉलेज जयपुर यूनिवर्सिटी में आता है और उस कॉलेज की छात्रा है वो। उसकी स्कूटी पर पीछे बैठकर राहुल गांधी सवारी करते हुए दिखाई दिए। उससे पहले आपने देखा कि राहुल गांधी आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर भी कुलियों से मिलते हुए दिखाई दिए। और आज राहुल गांधी एक मीडिया हाउस के कॉन्क्लेव में थे और वहां अपनी बात जो रख रहे थे उसमें एक महत्वपूर्ण बात ये रख रहे थे अजय जी, राहुल गांधी, कि अब हम बीजेपी की जो भटकाने वाली राजनीति है इसको अच्छी तरह से समझ गए हैं और उसको नैरेटिव सेट करने ही नहीं देंगे। अभी तक बीजेपी नैरेटिव सेट करती थी, लेकिन अब हम नैरेटिव सेट कर रहे हैं। और उदाहरण उन्होंने कर्नाटक चुनाव का दिया कि कर्नाटक चुनाव में आपने देखा कि कैसे बजरंगबली की जय बोल करके आप वोट डालने जाइए, ये अपील की थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। लेकिन उससे पहले कांग्रेस पार्टी ने वहां नैरेटिव ये सेट किया कि बेरोजगारी, महंगाई, 40% की सरकार यानी भ्रष्टाचार, इन तमाम मसलों को ला करके वहां पर फिर नंदनी दूध का मामला बना मामूल दूध, ये मामले उठा करके कहीं न कहीं वहां के लोकल अस्मिता को जगाने की कोशिश की थी। या मतलब ये कि बीजेपी अपने नैरेटिव को वहां सेट नहीं कर पाई। साफ साफ यहां खुले तौर पे कह रहे हैं। और इस हिसाब से कांग्रेस काफी या इंडिया गठबंधन काफी लीड करती हुई दिखाई दे रही है। तो हम लिख भी रहे हैं, राहुल ने कर दिया बीजेपी की रणनीति का पर्दाफाश। और इतना ही नहीं, अभी संसद के अंदर क्या कुछ हुआ उन सब का भी जिक्र राहुल गांधी कर रहे हैं। भाषण पूरा अंग्रेजी में है, राहुल गांधी का जो सवाल जवाब है अंग्रेजी में है, इसलिए ज़्यादा नहीं सुना रहा हूं, लेकिन इस पर टिप्पणी यहाँ हम अपने तमाम साथियों के बीच से आप तक पहुंचा रहे हैं। जरा आपसे समझना चाहता हूं अजय जी कि इस रणनीति को कैसे आप देखते हैं। और चूंकि साफगोई राहुल गांधी को पसंद है, उस साफगोई के हिसाब से अपनी बात यहाँ रख रहे हैं, लेकिन जो आरोप राहुल गांधी एक राजनेता होने के नाते बीजेपी के ऊपर या मोदी जी के ऊपर लगा रहे हैं, उसमें कितना दम देखते हैं आप? आरोप नहीं है, वो सारी सच्चाई है। और वो सच्चाई सामने आ चुकी है, तथ्यात्मक रूप से आ चुकी है। और उसकी जांच कराना उस सरकार का काम है, वो कराएगी नहीं। तो साहब, ये कुल मिला के पूरा एक
जो है भ्रष्टाचार और सारी चीजों से जुड़ा हुआ मामला है, और उसको लेके तो राहुल गांधी उन्हीं सारे मुद्दों पे कह रहे हैं और उनको उठा रहे हैं। उसके बाद में जिस तरीके से अदानी हो और सबके लिए जिस तरीके से सरकार बिछी हुई है वो सामने आ रहा है। ये पूंजीवाद जो है भारतीय जनता पार्टी का वो सामने आ रहा है, नरेंद्र मोदी सरकार का आ रहा है। मैं आपको एक चीज कहूंगा, आप देखिए, मुझे लोग कहा करते थे कि आरएसएस जो है 20-25 साल की प्लानिंग लेके चलता है, संभव प्लानिंग लेके चलता हो, और उस प्लान में उसने नरेंद्र मोदी सिर्फ मोहरा है और वो मोहरे को उन्होंने यूज किया। नरेंद्र मोदी की अपनी कोई योग्यता नहीं है। नरेंद्र मोदी को जैसे जो चलाया जा रहा है वो वैसे चल रहे हैं। उन्हें कहा गया आप मुस्लिम्स पे हमला करिए, उन्होंने करवा दिया, आप ऐसे करिए, वो हो रहा है। एक जो दिखाने का और सारी चीजें करने का एक जो क्रम था वो हम देख रहे हैं। तो वो एक साजिश का हिस्सा था। उसमें यह भी था कि राहुल गांधी की छवि खराब करके इस हालत में ले आना है कि साहब पप्पू 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 की छवि से वो निकल ना पाए और उसके बाद में नरेंद्र मोदी की कोई काट ना होने पाए कि मोदी नहीं तो और कौन। जैसे मोदी के बिना देश कभी चल नहीं रहा था या मोदी के बाद नहीं चलेगा। तो ये सारे नैरेटिव गढ़ने का पूरी प्लानिंग की गई, लंबी प्लानिंग की गई। पहले उन्हें किस तरह से पेश किया गया, फिर कैसे किया गया, फिर वो हिंदू हृदय सम्राट बन गए और फिर जाने क्या क्या, और आते आते अब मुसलमानों के यहां भी जाके मत्था टेकते हैं जहां पे फायदा मिलता है, अपने स्वार्थ सिद्ध होते हैं। तो ये सारी चीजें राहुल गांधी में तो ये नहीं आप देखते हैं। राहुल गांधी सीधे सपाट व्यक्ति हैं, जो आज से 20 साल पहले कह रहे थे वो आज भी वही कह रहे हैं। तो 20 साल और आज में जो राहुल गांधी में कोई फर्क नहीं है उसको समझने वाला है। आप 2004 का भी राहुल गांधी देख लीजिए और आज 2023 का भी राहुल गांधी देख लीजिए। तो राहुल गांधी में फर्क नहीं आया। फर्क आया कहां, जो लोग अपने बताते थे, कभी चाल चरित्र चेहरा बताते थे, कभी वसुधैव कुटुंबकम बताते थे, कभी कुछ बताते थे। तो यही सारी वजह है। और राहुल गांधी को पप्पू बनाने का जो मैं बता चुका हूं कैसे एक साजिश हुई है, वो लंबी साजिश थी। उसमें कुछ मीडिया हाउसेस थे, कुछ और लोग थे, पूंजीवादी लोग थे, ये तमाम जो पूंजी खर्च करते हैं ये लोग थे। तो इस तरह से कुछ कांग्रेस पार्टी के ही गद्दार लोग थे। तो इस तरह से राहुल गांधी की छवि खराब गई। लेकिन जब राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की, वो जन जन के बीच पहुंचे, तो पता चला कि साहब जिसे आप पप्पू बता रहे थे वो तो सबका बाप है। वो काबिलियत में भी, फिजिकली भी, और जैसे भी आप उसे कहेंगे, नॉलेज से लेके सब चीज में, तो जो इतना काबिल है, इतना योग्य है, जो इतना, जैसे उसकी शिक्षा और सबको लेके क्या भ्रम फैलाए जाते थे, अब पता चलता है कि भैया वो तो एमफिल है और कोई ऐरी गैरी जगह का नहीं पढ़ा है, हार्वर्ड और कैम्ब्रिज का पढ़ा वो, और उसको आप कहेंगे कि पप्पू है, और जिसका खुद का पता नहीं है कुछ, वो बहुत काबिल है। तो ये सारी चीजें अब जनता के सामने आने लगी और राहुल गांधी अब छिप के नहीं बैठ रहे हैं। जैसे कॉन्क्लेव में बैठे, सामने सवाल है, सामने जवाब है, कोई टेलीप्रॉम्प्टर से नहीं पढ़ के बोल रहे हैं, तो उससे चीजें क्लियर होने लग रही हैं। तो अब पता चल रहा है कि राहुल गांधी वो नहीं है। अब राहुल गांधी बहुत बड़ी चीज हो चुके हैं और वो एक ऐसी उम्मीद बन चुके हैं जिसे रोकना अब नामुमकिन है। क्योंकि अब धीरे धीरे हर कोई समझने लगा कि नरेंद्र मोदी सिर्फ झूठ बोलते हैं और राहुल गांधी सिर्फ सच बोलते हैं। राहुल गांधी सचमुच बड़े व्यक्ति हैं और वो जुमलेबाज हैं। तो ये सारी बातें सामने आने से मुझे लगता है कि बहुत बड़ी देश की राजनीति को लेकर के चीजें सामने आई हैं। और जैसे धनंजय जी कह रहे थे, मैं भी इससे सहमत हूं
कि आज उस उम्मीद के दीपक के साथ में हम सबको खड़ा होना बेहद जरूरी है, क्योंकि यदि ये दीपक बुझ गया तो फिर घोर अंधेरा है। ऐसी स्थिति में यही दीपक की लौ हमारे लिए उम्मीद है, और उस उम्मीद को हमें संबल देने की जरूरत है, उसे बचा के रखने की जरूरत। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। यहाँ राहुल गांधी की हम बात कर रहे हैं और राहुल गांधी कैसे पोल खोल रहे हैं, कैसे पर्दाफाश कर रहे हैं बीजेपी की रणनीतियों का, और राहुल गांधी कैसे बता रहे हैं कि बीजेपी जो नैरेटिव सेट करती आई थी अब वो नैरेटिव अपना सेट नहीं कर पा रही है, इसकी हम चर्चा कर रहे हैं। और साथ साथ भटकाने लटकाने अटकाने की बात जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांग्रेस के ऊपर इन शब्दों का इस्तेमाल करके आरोप लगाते रहे हैं, उससे भी पर्दाफाश कर रहे हैं, उसका भी पर्दाफाश कर रहे हैं राहुल गांधी। इन तमाम बातों की हम चर्चा इस कार्यक्रम में कर रहे हैं दोस्तों, और जो साथी बाद में जुड़े हैं उन सबका एक बार फिर से तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, क्योंकि आपके कारण हम लगातार 6वीं बार नंबर 1 आपका चैनल डीबी लाइव बना है। उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आप तमाम साथियों का, और आप लोगों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई कि आप लोग इतना प्यार इतना स्नेह देते हैं। तो लगातार देश डीबी लाइव को नंबर 1 बनाए रखने के लिए, लगातार 6वीं बार नंबर 1 बनाए रखने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। सीधे आना चाहता हूं राहुल लाल जी, कैसे आप देखते हैं आपके हम नाम राहुल गांधी जो काम कर रहे हैं, जरा उसको समझना चाहता हूं आपके नजरिए से। और यहां साफ साफ कह रहे हैं कि कर्नाटक चुनाव हमारे लिए एक माइलस्टोन की तरह है, जहां नैरेटिव कैसे सेट किया जाता है और उस नैरेटिव को कैसे खत्म किया जाता है, ध्वस्त किया जाता है। ये कहें तो जैसे भगवान बुद्ध को ज्ञान मिल गया था, वैसे यहां कांग्रेस पार्टी को ज्ञान मिल गया, और उसके बाद कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना भी जीतने वाले हैं। जरा उस बाइट को पहले सुन लेते हैं अंग्रेजी में, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। क्या राहुल गांधी जो साफ साफ कह रहे हैं कि हम राजस्थान, छत्तीसगढ़ पहले भी कह चुके हैं, लेकिन आज इस कॉन्क्लेव में भी कह रहे हैं, और क्यों कह रहे हैं इस पर भी चर्चा करें, जरा सुनिए। The question of us not winning any of them is not going to happen. I'll tell you, there's no question. There's no way we're not going to win any of them. Okay. I would say, right now, Right. we are probably winning Telangana. Right. We are certainly winning Madhya Pradesh. We are certainly winning Chhattisgarh. Okay. Rajasthan, we are very close, and we think we'll be able to win. Okay. So that's what it's looking like. And by the way, that's also what the BJP is internally saying. Right. We learned a very important lesson in Karnataka. Okay. And the lesson was that the BJP wins elections by distracting and not allowing us to construct our narrative. And so what we did in Karnataka, we fought the election in a way where the BJP could not. What you're seeing today, you know, this gentleman, Mr. Biduri, and then suddenly this Mr. Nishikant Dubey, this is all the BJP trying to distract from the idea of the caste census. They know that the caste census is a fundamental thing that the people of India want, and they don't want to have that discussion. So every time we bring a point on the table, they use this type of stuff to distract. And we've learned now how to deal with it. Sir, if you are Let me finish. We've learned how to deal with it. So what did we do in Karnataka? We gave a clear vision for the state. This is the social security program that we're going to set up for you. And then we control the narrative. If you look at the Telangana election, we are controlling the narrative. The BJP is not even in the narrative now. It's gone. In fact, the BJP party has been decimated. It's over in Telangana. If you look at the narrative in Madhya Pradesh, we are controlling the narrative. If you look at the narrative in Chhattisgarh, we are controlling the narrative. No matter what the BJP tries to do, they are not capturing the narrative anymore. So, we are also adapting and learning. Right? If you go and speak to the people of Rajasthan, and you say, listen, what is the key issue in terms of anti-incumbency in Rajasthan? And you can go and do this. They'll tell you, actually, we like the government.
We like what they've done on healthcare. We are very comfortable with the type of stuff they're doing, 500 rupee gas cylinder, the farm loan waiver, we are very comfortable with it. So we are adapting. In a situation where the BJP controls the media, we are adapting and controlling the narrative. So if you look at Bharat Jodo, we control the narrative. And they put in thousands. तो सुन रहे थे राहुल लाल जी, लगातार यहां राहुल गांधी कैसे नैरेटिव को कंट्रोल कर रहे हैं, हम ये बता रहे हैं। और अलग अलग राज्यों में प्रोबेबली वी आर गोइंग टू विन तेलंगाना, और सर्टेनली हम कहां कहां जीत रहे हैं, उसमें राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का नाम ले रहे हैं। ये तमाम बातें जो यहां राहुल गांधी कह रहे हैं, एक कॉन्फिडेंस झलक रहा है। जरा आपसे समझूं, सब कुछ आप सुन रहे थे और अभी तक जो चर्चा हम कर रहे हैं वो भी आप सुन रहे थे, आपका नजर, आपका पॉइंट ऑफ व्यू। मैं राजीव जी कॉन्क्लेव में मैंने उनके पूरे संबोधन को सुना था, और देखिए ये चीजें बिल्कुल तय हो गई है कि जो भारत, ये आज के समय में भारत, तमाम लोग ये मानते हैं कि राहुल गांधी आज के समय विश्वसनीयता के प्रतीक हैं और प्रधानमंत्री मोदी अविश्वसनीयता के प्रतीक है। वो झूठ के प्रतीक है। वो जो कुछ बोलते हैं वो झूठ ही होता है, मतलब उसमें रिसर्च करने की जरूरत नहीं है लोगों को। पहले लोग रिसर्च करते थे। और सबसे महत्वपूर्ण चीज कि कर्नाटक के चुनाव के दरमियान में हम लोगों ने देखा कि प्रधानमंत्री किस तरह से बजरंग दल को बजरंग बली बनाने का प्रयास कर रहे थे। भाई, बजरंग दल एक ऐसा संगठन जो कि हमेशा लगातार जो है कि आरोपों के घेरे में रहता है, दायरे में रहता है, उस संगठन की तुलना आपने सीधे सीधे उसको बजरंग बली बना दिया और जनता ने मुंह तोड़ जवाब दिया। तो देखिए, उस समय से हम लोग लगातार देख रहे हैं और वो चीजें राहुल गांधी नहीं चर्चा कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के चुनाव में भी अगर हम लोग देखें तो वहां पे भी नैरेटिव बनाने के मामले में कांग्रेस बिल्कुल जो डे वन से उन्होंने लोगों के मुद्दे को लिया था, उसी मुद्दे के ऊपर कांग्रेस आखिरी समय तक लड़ती रही और कांग्रेस खड़ी रही। तो नैरेटिव, अब ये सफलता कांग्रेस को तब मिल रही है जिस समय की मीडिया के बड़े हिस्से पे, जिसे हम लोग गोदी मीडिया कहते हैं, वो लगातार उस बीजेपी के पक्ष में नैरेटिव बनाने का प्रयास करती है, लेकिन वो नैरेटिव बन नहीं पा रहा और कांग्रेस उसको लगातार तोड़ रही है। अब हम लोग उदाहरण ले लीजिए, अभी आप सोच के देखिए कि अभी इस समय नया संसद भवन का पूरा मामला आया। बस बचपन से हम लोगों ने पढ़ा है कि संसद का मतलब राष्ट्रपति प्लस लोकसभा प्लस राज्यसभा बराबर संसद होता है। ना तो संसद के जब शिलान्यास हो रहा था तब दलित राष्ट्रपति का अपमान हुआ, अभी जब संसद के उद्घाटन की स्थिति हुई तब भी दलित राष्ट्रपति जो वहां से चंद कदम की दूरी पर थी, एक एसटी राष्ट्रपति, उनको सोचिए उसमें भी निमंत्रण नहीं दिया गया। और अभी भी सोचिए संसद का स्पेशल सत्र जब संसद का स्थानांतरण हो रहा था, अगर उन तस्वीरों में वहां पे एक राष्ट्रपति भी होती है, आप तो महिला आरक्षण लेके आ रहे थे, तो आपको महिला राष्ट्रपति से क्या समस्या थी? तो ये चीजें दिखाती है उन सब मामलों में फंस चुके हैं। इनका एससी के प्रति इनका जो सोच है, एसटी के प्रति इनका सोच है, और महिला आरक्षण के मामले को जिस तरह से कांग्रेस ने उठाया, इसे सपोर्ट भी किया, और साथ ही साथ अब स्थिति यह बन गई कि कथन की दुविधा में दो गए न माया मिली न राम। भारतीय जनता पार्टी के लिए यह स्थिति हो गई कि महिलाओं को भी समझ में आ चुका कि ये तो मोदी जी का वो वाला मास्टर प्लान है जो 2047 तक भी लागू नहीं होना, 2029 छोड़ दीजिए, 2047 तक भी ये लागू नहीं होने वाला प्लान है। राहुल गांधी ने उस समय भी देखिए बड़ी गंभीरता के साथ उठा दिया था सदन में भी कि भाई आपको क्या जरूरत है इसमें सेंसस को जोड़ने की, अगर आपको त्वरित तौर पर देना है तो आप हटाइए, उससे परिसीमन के मामले को हटाइए, सेंसस के मामले को हटाइए, आप इन दोनों चीजों को हटा दे देते आप आरक्षण 2024 से लागू हो जाता। तो वो चीजें भी नहीं थी और आपने ओबीसी के मामले की भी पूरी अवहेलना कर डाली। उन्होंने जिस तरह से 90 सचिव के मामले को रखा, तो आप सोच के देखिए कि आज जो स्थितियां हैं, ना तो ओबीसी के वाला कार्ड जो है कि इनका चलने में सक्षम है, इन लोगों ने लगातार केंद्रीय मंत्रियों की सूचियां जारी करते थे, ओबीसी की लिस्ट बना के बताते थे, लेकिन जो 90 सचिव में से 3 सचिव ओबीसी वाली जो स्थिति राहुल गांधी लेके आ गए, उसने सरकार की पूरी सच्चाई खोल के रख दी। और उसके राहुल गांधी जी के उस तथ्य को किसी ने कोई आज तक चुनौती नहीं दे पाया, क्योंकि वो हर मामले पर तथ्यता साथ रखते हैं। आज तक अडानी के मामले पे ये लोग नहीं बता पाए कि वो 20,000 करोड़ कहां से आया, कहां से गया, कहां चला गया। उस मामले पे सवाल जवाब का उत्तर देने में ये सक्षम नहीं। तो देखिए जो स्थितियां, जो राहुल गांधी ने कहा कि यहां पे कहीं कहीं मामले को ध्यान भटकाने के लिए इस प्रकार के बयान दिए जाते हैं, क्योंकि अभी भी इस समय देश की जो सबसे गंभीर समस्या है वह हमारे यहाँ पे एक भाईचारे की स्थिति, वो भाईचारे की स्थिति नहीं है। यहाँ पे दूसरी स्थिति अभी हम लोग देख लीजिए, हमारी केंद्र सरकार कितनी गंभीर नजर आ रही है।
लगातार अभी खालिस्तान आतंकवादियों की सूची बनाई जा रही है, सब कुछ की जा रही है। अरे आप इंतजार कर रहे थे कि कनाडा के प्रधानमंत्री कोई बयान देंगे, उसके बाद अब फिर आप आतंकवाद के ऊपर कठोर कार्रवाई कीजिएगा। आपको मणिपुर में जो आतंकवाद की जो घटना चल रही है, वहां पे जो स्थितियां लगातार अभी तक चल रही है, वो आपको नजर नहीं आ रहा है। और जो स्थितियां है, देखिए इनके आप विदेश नीति पे जोर देते हैं। विदेश नीति में स्थिति क्या है, जो हम लोग न्यूयॉर्क टाइम्स के जो ताजा रिपोर्ट है, वो तो ये चीजें बता रही है कि खुद अमेरिका के खुफिया सूचना के हवाले से कनाडा ये आरोप भारत के ऊपर लगा रहा है। तो आप सोच के देखिए कि आप 24 घंटा बाइडेन का नारा लगा रहे थे, और उस बाइडेन वाले नारे की क्या स्थिति हुई, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार क्या बयान दे रहे हैं। आपकी विदेश नीति अब तक की सबसे विफल विदेश नीति रही। इस मामले को भी राहुल गांधी ने बिल्कुल साबित किया है। हम लोगों ने देखा था कि जब वो लद्दाख के दौरे पे गए थे राजीव जी, तो उस समय भी लद्दाख के तमाम लोग कह रहे थे कि वही चीन जो है कि कितने किलोमीटर अंदर प्रवेश कर चुका है, हमारे सारे चारागाहों पे वो कब्जा कर चुका है, और प्रधानमंत्री उसके ऊपर कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। तो आप चीन के जो विदेश नीति के तमाम फंडामेंटल्स है, वहां पे आप असफल है। अर्थव्यवस्था को लेकर देखिए, जानना बहुत गंभीर चीज है। जो स्टेट बैंक का जो रिसर्च रिपोर्ट है कि हमारी आय घट गई है, एक तरह से जो सेविंग है, वो हमारी सेविंग जो बचत है वो अभूतपूर्व स्तर पे 50 दशक के सबसे निचले स्तर पे है। हम लोग 5 दशक के सबसे निचले स्तर पे हैं। सोच के देखिए, अगर इसी समय हम लोग अगर वो दूसरे आंकड़े भी देखते हैं राजीव जी, कि देश में जो आयात है वो भी काफी ज्यादा घट गया है। 12% लगभग आयात में कमी है, 12% लगभग निर्यात में कमी है। इसका मतलब है कि हमारे यहां डिमांड ही नहीं है, लोगों की आय है ही नहीं है, आपके पॉकेट में पैसे ही नहीं है। यानी एक तरफ लोगों के पॉकेट में पैसे नहीं, परचेजिंग पावर कैपेसिटी नहीं है हमारी, और दूसरी तरफ आपने लोगों के सामने में महंगाई खड़ा करके रख दिया है। और लोगों को सबसे ज्यादा न्यूज तब लगती है जब सरकार ये आंकड़े देती करे जीएसटी ने हमारा रिकॉर्ड तोड़ दिया, जीएसटी ने रिकॉर्ड तोड़ दिया। जीएसटी के आंकड़ों ने अगर रिकॉर्ड तोड़ा तो आपने लोगों को क्या राहत दी। इससे स्पष्ट होता है कि असंगठित क्षेत्र का ढांचा, जो कि नोटबंदी के बाद और जीएसटी के बाद से चरमराया था, वो अभी भी चरमराया हुआ, और उस असंगठित क्षेत्र के ढांचे के ऊपर चंद पूंजीपति कब्जा करने की स्थिति में खड़े हैं। ये जो धन का जो असमान वितरण है, वो सोचिए कि हमारी जो आर्थिक असमानता है वो कितनी ज्यादा फैलती चली जा रही है। और राहुल गांधी ने इन तमाम मामलों के ऊपर, राजीव जी, इन तमाम मामलों को हम लोगों को याद है कि उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा में भी लगातार उठाया था, और वो अभी भी उठा रहे हैं। देश की सबसे गंभीर समस्या हमारी आर्थिक स्थिति है, हमारी भाईचारे की स्थिति है, और इन मामलों के ऊपर बीजेपी नहीं कुछ बोलेगी, वो हमेशा ध्यान भटकाएगी। और कांग्रेस पार्टी डंके के चोट पे मैं कह सकता हूं, तो देखिए भारत जोड़ो यात्रा पिछले साल 7 सितंबर से शुरू हुई थी। 7 सितंबर यानी अब भारत जोड़ो यात्रा के भी 1 वर्ष से ऊपर हो चुके हैं। इन 1 वर्षों में कांग्रेस अपने उन बुनियादी मुद्दों को, चाहे वो चुनाव के दरमियान हो या चुनाव से बाहर हो, उन मामलों पर बहुत मजबूती के साथ खड़ी रही। यही कारण है कि बीजेपी के होश उड़े पड़े हुए हैं कि आखिर इस स्थिति में सामना कैसे करें। हमारे तमाम कार्ड को राहुल गांधी असफल कर दे रहे हैं। ये एक बड़ी एक नई स्थिति दिख रही है। ऐसे स्थिति में बीजेपी के पास कहते हैं कि एक तरफ आगे कुआं पीछे खाई, कुछ ऐसी स्थिति है कि वो जहां पर भी जा रहे हैं उनको राहुल गांधी के सामना हर जगह करना ही पड़ रहा है। आप संसद में आप रहने देते हैं तो भी संकट है उनके लिए, संसद से बाहर राहुल गांधी जहां जहां घूम टहल रहे हैं वो भी उनके लिए एक संकट की स्थिति बन रही है। आप सोच के देखिए, हम लोगों ने नहीं सोचा था कभी वो इतना सा आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर नजर आते हैं, कभी जयपुर में जो है वो स्कूटी के पीछे नजर आते हैं। समाज के हर वर्ग की आवाज को वो जितना मजबूती से समझ पा रहे हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी का कोई भी एक नेता ये दावा कर सकता है? वो केवल जहरीले बयान दे सकता है और कुछ भी नहीं कर सकता। जी, बयानबाजी, वो भी जहरीली बयानबाजी अगर हो तो इस देश का क्या होगा। आना चाहता हूं डॉक्टर दीपक पाचपोर जी आपके पास। दीपक जी, जरा आपसे समझूं, आप छत्तीसगढ़ में बैठे हुए हैं, राहुल गांधी के दावे में कितना दम है? राहुल गांधी कह रहे हैं कि सर्टेनली वी आर गोइंग टू विन छत्तीसगढ़, सर्टेनली वी आर गोइंग टू विन मध्य प्रदेश एंड राजस्थान। जो कह रहे हैं राहुल गांधी कि हम जीत रहे हैं, इस दावे में कितना दम है? जी राजीव जी, देखिए ये जो सवाल है राजनीतिक सवाल है, लेकिन इसका संबंध बहुत सीधे सीधे जो है आर्थिक व्यवस्था से भी जुड़ा हुआ है। अभी जो आरबीआई की रिपोर्ट की जिसकी हम बात कर रहे हैं कि घरेलू बचत काफी घटा है। देखिए 2019 में, अक्टूबर 2019 में सीतारमण जी जो हमारी वित्त मंत्री हैं, उनके पति हैं परकाला प्रभाकर, वो भी एक अच्छे अर्थशास्त्री हैं। उन्होंने द हिंदू में एक लेख लिखा था, बड़ा विस्तृत लेख लिखा था, और उन्होंने कहा था कि इस सरकार को का परफॉर्मेंस अर्थव्यवस्था के मामले में बड़ा खराब है। उसमें उन्होंने बहुत सारी चीजें बताई थी। उसमें उन्होंने
मनमोहन सिंह और पीवी नरसिंह राव की आर्थिक नीति की तारीफ भी की थी, लेकिन उन्होंने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात बताई थी। देखिए 2019 में संकेत मिल गया था, उन्होंने कहा था लोगों का जो निजी उपभोग है वो घट रहा है, तो उसका घटने का कारण मूल रूप से यही था कि आपके पास बचत ही नहीं है। उसके बाद आप याद कीजिए कि जिस समय भारत जोड़ो यात्रा में, मेरे ख्याल से शायद वो मई महीने में थे, मई महीने में राहुल गांधी ने एक बहुत विस्तृत चर्चा की थी अभिजीत बनर्जी के साथ, नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री के साथ, और उन्होंने भी यही कहा था, उन्होंने ये बात बार बार बताई थी। और उस समय जब राहुल गांधी ने पूछा था कि इसके जवाब में जब हम लोगों को कैश दे रहे हैं क्या ये सही नीति है, तो अभिजीत बनर्जी ने उसको एंडोर्स किया था और कहा था कि परचेजिंग बढ़ाने के लिए, क्षमता बढ़ाने के लिए यह सबसे अच्छा उपाय है, और उन्होंने इस बात की तारीफ की थी। मेरे कहने का तात्पर्य यह है राजीव जी कि इस आदमी के पास केवल प्रॉब्लम नहीं है, इस आदमी के पास पहले से सलूशन है। ये 2-3 तरीके से समाधान लेकर सामने आता है। ऐसा नहीं कि केवल इस सरकार की वो जो है एक तरह से आलोचना कर देगा या बुराई कर देगा, उसके पास पहले से एक प्लान तैयार रहता है कि इसका जवाब क्या हो सकता है, और उसके पास इस बात की, राहुल गांधी के पास इस बात की जानकारी थी। इसलिए एक तो पहला उसका तरीका यह है कि ये डाटा के साथ और फैक्ट्स के साथ सामने आता है, इस कारण भारतीय जनता पार्टी को परेशानी होती है। दूसरी बात, ये व्यक्ति हमेशा मौके पर आप देखिए उपलब्ध पाया जाता है। अगर चीन का मामला उठता है तो सीधे लद्दाख पहुंचता है और चीन के मुंह के सामने जाकर खड़ा हो जाता है, और वहां पर एक तरह से संकेत देता है चीन को कि देखिए मैं यहाँ पे हूँ और ये जमीन जो है वो हमारी है। उनके आप जहां भी देखिए वो जाएंगे और लोगों से मिलेंगे और एक तरह से सोल्यूशन सामने सामने वो देने की कोशिश करते हैं। दूसरी तरफ ये हो रहा है कि आरबीआई की रिपोर्ट के ही इसमें मैं कहूं कि इसका कारण ये भी है क्यों भारतीय जनता पार्टी का संकट बढ़ रहा है, अर्थव्यवस्था जो है हमारी जो हालत खराब हो रही उससे बाहर क्यों नहीं निकल पा रहे हैं, तो उसका कारण ये है कि एक तरफ से आप बेरोजगारी भी बढ़ा रहे हैं, आपके पास ऐसा कोई है ही नहीं कि लोगों की परचेजिंग पावर जो है उसको बढ़ा सकें। इसका जवाब जो है वो कांग्रेस शासित राज्यों में, कम से कम मैं छत्तीसगढ़ की बात करूं, छत्तीसगढ़ में भी लोगों को जो बहुत सारी न्याय योजना है उसने बहुत सारा बड़ा परिवर्तन किया है। इसमें जो है जो किसान है, किसानों को उन्होंने राजीव गांधी न्याय योजना के अंतर्गत पैसा दिया, उसके बाद खेतीहर मजदूरों को दिया, महिलाओं को गोठान के अंतर्गत दिया, स्व सहायता समूहों के तो जो डायरेक्ट पैसा आ रहा है, उसके बाद बेरोजगारी भत्ते के रूप में लोगों के पास कैश जा रहा है। तो कैश जो है वही असली फर्क पैदा कर रहा है राज्य जो कांग्रेस शासित राज्य है और भारतीय जनता पार्टी शासित जो प्रदेश है। तो अब ये जो है इसका संबंध अब जो है जो भारतीय राज्य जो बीजेपी की जो राजनीतिक जो असफलता है उससे सीधे इसके जुड़ता है कि आप आर्थिक रूप से ही जब लोगों को समृद्ध नहीं कर पा रहे हैं, खुशहाल देश को नहीं बना पा रहे हैं, तो आपकी जो राजनीति है वो चल नहीं सकती। उस समय आप भुलावा दे सकते हैं, आप हिंदुत्व के नाम से या राष्ट्रवाद के नाम से, देशभक्ति के नाम से, लेकिन हर वक्त जो है अब कांग्रेस के पास जो है सबके जो है एक तरह से जवाब जो है वो तैयार होते हैं। ये सबसे बड़ी बीजेपी की मुश्किल है और राहुल गांधी की सबसे बड़ी सफलता है, उनका जो ग्राफ ऊपर जा रहा है, देखिए उनकी क्रेडिबिलिटी बढ़ रही है। लोग अब जानने लग गए हैं कि ये आदमी केवल बोलता नहीं, ये समाधान लेके आ रहा है। दूसरी बात, जो मोदी जी हुए 9 वर्षों के बाद आज भी वो देखिए आप समस्याएं ही बता रहे हैं, वो सॉल्यूशन नहीं बता रहे हैं या फिर ऐसी बातें बता रहे हैं जो आज से 15, 20, 25 साल के बाद लागू होने जा रही है। तो धीरे धीरे लोगों को पता चल रहा है। आज क्यों बड़ी संख्या में युवा उमड़ के आ रहे हैं, राहुल गांधी से मिल रहे हैं, तो उसका कारण ये है कि एक तरह से उन्हें जो कहा जा रहा है कि राहुल जो है एक तरह से लोगों की उम्मीद का दीपक बन गए हैं। तो आपके पैनल में देखिए राहुल भी है, दीपक भी है, तो निश्चित रूप से आप कह सकते हैं कि राहुल गांधी जो है उम्मीद की किरण तो बनने वाले हैं। तो निश्चित रूप से ये भी एक बड़ा कारण है कि लोग उनकी ओर ध्यान दे रहे हैं। और क्यों वो लड़की जो उपाध्याय जो लड़की है, मीमांसा उपाध्याय है, क्यों उत्साहित हो रही है उनको अपनी स्कूटी में बैठाने के लिए? इसलिए हो रही है कि वो जानती है कि आने वाले समय में हमें रोजगार की जरूरत पड़ेगी। बहुत हो गया हिंदुत्व, पिछले 9 साल 10 सालों से जिस तरीके से जो माहौल बनाया गया था, अब उससे युवा उभर रहे हैं और ये जो है यही असली ताकत है, मुझे ऐसा लगता है। और बीजेपी की रणनीति का पर्दाफाश होने का सबसे बड़ा कारण है ये लोग साबित होंगे। राजीव जी। जी बिल्कुल, राहुल गांधी ने बीजेपी की रणनीति का पर्दाफाश कर दिया है और राहुल गांधी खुले तौर पर कह रहे हैं कि ये जो नैरेटिव सेट करते हैं वो अब काम करने वाला नहीं है। उनकी नैरेटिव वो जो भी जैसी भी पिच बनाएं
उस पिच पे ना वो बॉलिंग कर पा रहे हैं ना बैटिंग कर पा रहे हैं। जरा अमलेंदु उपाध्याय जी आपसे भी समझूं कि राहुल गांधी की जो रणनीति है, अब बीजेपी की रणनीति से इतर राहुल गांधी की रणनीति को जरा आप बताइए कि क्या कुछ राहुल गांधी ऐसा कर रहे हैं जिससे यहाँ जिस दम पे वो कह रहे हैं कि हम छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना सब जीतने जा रहे हैं। राजीव जी, उसका सबसे बड़ा कारण है कि राहुल गांधी ने या कांग्रेस ने जो भी अभी विधानसभा चुनाव हुए जितने भी, उनने जो वायदे किए और जहां जहां उनकी सरकारें बनी उन्होंने उसको लागू करके दिखाया। मतलब जुमला पत्र उनका कोई भी नहीं था, जो भी उनका घोषणा पत्र था उस घोषणा पत्र को उन्होंने लागू किया। और जो समयबद्ध योजनाएं घोषित की गई थी और जो वायदा किया गया था कि इन समय के अंदर हम करेंगे, उस समय के अंदर ही वो योजनाएं थी वो लागू की गई। इससे राहुल गांधी का और कांग्रेस का विश्वास लोगों में बढ़ा है कि ये जो कहते हैं उसको समय पे पूरा करते हैं। ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी ने कोई लक्ष्य दे दिया कि 2047 में हम जो है वो विकसित राष्ट्र बन जाएंगे। आज हमारे प्रधानमंत्री फिर फेंक रहे थे कि 2047 में जो हम विकसित राष्ट्र बन जाएंगे। तो भाई 2047 में आप विकसित राष्ट्र क्यों बन जाएंगे? 2030 में क्यों नहीं बन सकते? जब संयुक्त राष्ट्र जो है 2030 का सतत विकास का एजेंडा लेके चल रहा है, सतत विकास के लक्ष्य उसने 2030 तक निर्धारित किए हैं, तो मोदी जी क्यों दुनिया से जो है 70 साल पीछे रहना चाहते हैं कि 2047 में विकसित राष्ट्र बनेंगे? और 2047 में मान लीजिए कि विकसित राष्ट्र बनते ही एजेंडा तय कर लिया है कि भारत ने कि 2047 में ही विकसित राष्ट्र बनना है, तो उसमें मोदी जी का क्या योगदान है? तो मोदी जी चले जाएंगे 2024 में, उसके बाद जो सरकारें आएंगी उनका योगदान होगा उसमें 2047 तक। हो सकता है वो सरकारें वो कहेंगे नहीं हम तो 2025 में ही विकसित राष्ट्र बन जाएंगे। तो मोदी जी जो है वो लंबी, जो चूंकि लंबी उनका विजन है बहुत लंबा, तो लंबी बातें करते हैं, तो लंबी ही बातें करते हैं। लेकिन राहुल गांधी जो है वो उनका विजन चूंकि छोटा है तो वो छोटी बातें करते हैं, लेकिन जो बातें करते हैं उसको 100% लागू करते हैं। ये मुझे लगता है कि अंतर है, और राहुल गांधी इसी अंतर के बल पे जो है ये दावा कर रहे हैं कि जो भी विधानसभा चुनाव आने वाले हैं उसको हम जीत रहे हैं। और इसीलिए मुझे लगता है कि उनके जो बातें हैं उसमें उनका जो है आत्मविश्वास जो है वो साफ तौर पर झलकता है। जबकि प्रधानमंत्री का आत्मविश्वास राजीव जी वो लगातार गड़बड़ा रहा है, लगातार डंगा रहा है। वरना अगर प्रधानमंत्री में भी विश्वास होता तो प्रधानमंत्री भी कहते कि 2047 में नहीं, हम तो 2025 में जो है वो बन के दिखाएंगे विकसित राष्ट्र, जब आरएसएस का 100 साल पूरे हो जाएंगे। तो प्रधानमंत्री नहीं कह रहे हैं कि जब आरएसएस के 100 साल पूरे हो जाएंगे हम विकसित राष्ट्र बन जाएंगे। इसका मतलब कि प्रधानमंत्री के पास ना कोई विजन है और ना कोई कुछ और चीज है। प्रधानमंत्री जो सिर्फ वो लंबी लंबी बातें कर रहे हैं वो करते रहेंगे उस तरह की बातें। लेकिन मुझे लगता है राजीव जी देश जो है वो प्रधानमंत्री लंबी लंबी बातें सुनने के लिए तैयार नहीं हो। प्रधानमंत्री शायद इस चीज को समझ रहे हैं कि देश अब इस बातों को समझना नहीं चाहता है। तो कुल मिला के राजीव जी राहुल गांधी की जो रणनीति है, जो ऐसा आपने भी कहा, राहुल गांधी हर इनकी रणनीति पे जो तुरंत पानी फेर देते हैं। जैसे राहुल गांधी ने आज भी कहा कि भाई ये जो लाया गया मुद्दा विधुड़ी वाला, ये चूंकि असली मुद्दा जो आ रहा है उसमें जो था वो पानी फेरने के लिए किया गया था, लेकिन राहुल गांधी ने उसमें भी पानी फेर दिया। दानिश अली के घर पहुंच गए और मुद्दा गायब हो गया। तो अब भारतीय जनता पार्टी अपना कोई भी एजेंडा जो है वो चला नहीं पा रही है। उसका एजेंडा सिर्फ एक ही है, वो नफरत का एजेंडा है। और राहुल गांधी जो मोहब्बत की दुकानें खोल रहे हैं, जो बाबा कहते हैं नफरत की बाजार में मोहब्बत की दुकान, तो इस मोहब्बत की दुकान से भारतीय जनता पार्टी को डर बहुत लग रहा है। हालांकि राहुल गांधी ने कहा है कि डरो मत, लेकिन चूंकि जिसके मन में नफरत है राजीव जी, वो तो डरेगा ही डरेगा। नफरत डर को ही पैदा करती है। तो मुझे लगता है कि यही अंतर जो है वो साफ तौर पर नजर आ रहा है। और राहुल गांधी इसीलिए बहुत ज्यादा आश्वस्त है, आत्मविश्वास से भरे हुए हैं, जबकि प्रधानमंत्री का आत्मविश्वास डगमगाया हुआ है। जी हाँ जी जी बिल्कुल। स्वामी जी आपसे जरा समझना चाहता हूँ, और सवाल वही है कि यहाँ राहुल की जरा रणनीति बताइए मुझे, आप क्या कुछ देख रहे हैं? राहुल गांधी की जो रणनीति है, अगर खुले तौर पे कह रहे हैं राहुल गांधी कि वो पिच तैयार ही नहीं कर पा रहे हैं, नैरेटिव सेट नहीं कर पा रहे हैं बीजेपी वाले, और हम उनकी नैरेटिव जो भी बनाने की कोशिश करते हैं उससे पहले हम अपनी नैरेटिव सेट कर रहे हैं। अगर ऐसी बात कह रहे हैं राहुल गांधी तो कहीं ना कहीं सामने वाला और कुछ नैरेटिव सेट करेगा। अब इस बार गुपचुप तरीके से करेगा, ये भी हो सकता है। गुपचुप तरीके से जैसे संसद भवन बना लिए कि अगली बार भी हम ही आएंगे, उस ढंग से। नहीं राजीव जी, देखिए ऐसा है, जो सत्ता पक्ष है वो नैरेटिव इसलिए नहीं बना पाएगा। देखिए जो उन्होंने आवरण ओढ़ा था, वो आवरण ओढ़ा था विकास का, एक बहुत अच्छे भविष्य का। वो उन्होंने बताया था, देखिए 2 करोड़ नौकरियों का कोई भी युवा हो, अगर उसको ये सपना दिखाया गया होता। और इस पूरे रणनीति के पीछे एक बहुत शातिर दिमाग था,
फिट का एक महाराष्ट्रियन व्यक्ति था जो आर्मी में ड्राइवर की नौकरी कर, उस आदमी ने जिस, और जो एक राय साहब थे जो सीएजी के, और बाद में उन्होंने माफी मांग के इस चीज की क्षमा मांग ली, जिस प्रकार का नैरेटिव इन लोगों ने क्रिएट किया था, एक नेगेटिव धरातल पे ले आए थे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी उस सरकार को। राजीव जी 2007-8 में जब सब प्राइम क्राइसिस हुआ था, पूरा विश्व का आर्थिक जगत जो था वो धराशायी हो गया था। उस समय मात्र एक देश हिंदुस्तान था जिसकी जीडीपी बढ़ रही थी। अमेरिका के अंदर बड़े बड़े बैंक जो थे वो ध्वस्त हो रहे थे और वहां पे इतनी बुरी हालत हो गई थी, और इंडिया के अंदर जीडीपी बढ़ रही थी। ये डॉक्टर मनमोहन सिंह का कमाल था। एक अन्ना हजारे, एक विनोद राय साहब, और उसके बाद ये झूठा प्रॉपर कैपिटलिस्टिक जो एक नेटवर्क ने जिस प्रकार का एक नैरेटिव क्रिएट किया था, तो देखिए आशाओं का एक दीप उन्होंने दिखाया था जनता को, युवाओं को दिखाता। तो एक मनमोहन सिंह जी के शासनकाल का नेगेटिव पिक्चर और एक बहुत उज्जवल भविष्य। अब इसलिए वो नैरेटिव नहीं बना पा रहे हैं कि पिछले 9 साल के अंदर जनता ने उनको परख लिया है। जनता ने परख लिया। देखिए जनता के मुद्दे क्या हैं, एक साधारण परिवार के मुद्दे क्या हैं। साधारण परिवार का मुद्दा यह है कि उसका परिवार में उसके बच्चों को नौकरी मिले, क्योंकि आप जानते हैं भारतीय परिवार को, आप राजीव जी जानते हैं, एक गरीब से गरीब आदमी भी अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए अपने खेल रखता है, उधार लेता है और उस उधार में मर भी जाता है। उसकी केवल एक आकांक्षा होती है कि उसके बच्चे जो हैं उस दुख को न झेले जो उसने खुद झेला है। उस आशा में वर्ग ने पूरी तरह से, और जो बड़े लोग थे, जो बुजुर्ग लोग थे, उन्होंने मोदी जी का साथ दिया था। उन्होंने ये नैरेटिव उस समय नहीं था कि हम हिंदू मुसलमान युद्ध कराएंगे, धार्मिक विद्वेष पैदा करेंगे और जो है चीन को हम झूला झुलाएंगे, पाकिस्तान में बिरयानी खाएंगे, ये बातें उन्होंने नहीं बताई थी। अब धीरे धीरे अंदर जनता को यह पता चल गया कि ये जो असली इनका आवरण था, रावण आया था जब सीता का हरण करने आया था तो भिक्षुक के भेष में आया था, के भेष में आया था, तो ये सन्यासी के भेष में आए। और जो इनका असली नैरेटिव था वो ऐसे ये था कि किसी प्रकार जनता को गुमराह किया जाए, जनता को गरीब बनाया जाए, अडानी जी को अमीर बनाया जाए, और अडानी जी को इतना ज्यादा अमीर बना दिया जाए कि सारे बंदरगाह, सारे हवाई जहाज, सारे एयरपोर्ट, सारे रेलवे उसको बेच दिए जाएं, पीएसयूज को उनके हाथ में सौंप दिया जाए। भारत के जो युवा बच्चे 4-4, 5-5 घंटे दौड़ते हैं उनको अग्निवीर में झोंक दिया जाए, किसानों को 13 महीने दिल्ली के चारों तरफ बैठे रहने दिया जाए, 750 किसानों की शहादत झेली जाए, और जिस समय देश के जवान अपने देश के लिए शहादत दे रहे हों अपने ऊपर फूल बरसाए जाएं। ये सारी चीजें जनता ने अपनी आंखों से राजीव जी अब देख ली है। तो अब ये जनता को पता चल गया, वो कंपैरिजन कर रही है। एक पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में जो देखती थी वो एक कितना लोकतांत्रिक व्यक्ति था, कितना सेकुलर व्यक्ति था, कितना समाजवादी व्यक्तित्व था, और आज वो देख रहे हैं कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसा इकोनॉमिस्ट, उसको कितना बदनाम इन लोगों ने कर दिया था। और राहुल गांधी ने नैरेटिव पूरा इसलिए चेंज कर दिया है कि जो जनमानस की चीजें उन्होंने दिखाई और जनमानस में मिलने की बात बताई, तो अब नैरेटिव तो बीजेपी सेट इसलिए नहीं कर सकती, उनका जो नैरेटिव है वो नफरत का है, और नफरत तो जितना बढ़ाएंगे, राहुल गांधी की बात सिद्ध होती है, ये नफरत बढ़ाने वाले हैं, मैं मोहब्बत खुलाने वाला हूं। तो आज के एक एक गांव में, एक एक कस्बे में, एक एक शहर में, एक एक स्लम एरियाज में, हर जगह आज मोहब्बत की दुकानें राजीव जी खुल गई हैं। करोड़ों की संख्या में मोहब्बत की दुकानें खुल गई हैं। अब इनकी नफरत का नैरेटिव नहीं चलेगा, देश में केवल मोहब्बत का नैरेटिव राजीव जी चलेगा। जी, देश में केवल मोहब्बत, और ये नफरत बना मोहब्बत, एक तरफ नफरत पर विजय पाने की कोशिश और दूसरी तरफ नैरेटिव जो सेट करने की कोशिश हो रही है बीजेपी की तरफ से, उस पर भी प्रहार। जरा आपसे धनंजय कुमार जी आपसे समझूं कि ये दो, देखिए स्ट्रेटेजिकली अगर देखा जाए तो राहुल गांधी बहुत ही शातिराना तरीके से, कहा जाए राजनीति में जरूरत है इसकी, इसलिए इस शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं। राजनीति में अगर आप शातिर नहीं हैं, चतुर नहीं हैं, तो आप राजनीति नहीं कर सकते। सीधे मन से राजनीति करने वाले आज की तारीख में बहुत कम लोग रह गए हैं, लेकिन राहुल गांधी के साथ ये सीधे मन, सीधापन सब कुछ है, और इसीलिए तो शायद वो मोहब्बत की दुकान की बात कर रहे हैं, वरना मारकाट की जैसे बात होती है वैसे करते। तो जरा ये पूरी की पूरी जो एक राजनीति की धारा जो बदलती हुई दिखाई दे रही है, उसका विश्लेषण आपसे चाहता हूं। और इसमें कहां आप देखते हैं कि जो आज की तारीख में दावा कर रहे हैं राहुल गांधी,
4 राज्यों में हम भी जीत रहे हैं, उसमें कितना दम आपको भी दिखाई देता है ये भी, और आपकी बातों और इन तमाम चीज़ों से कितना उनकी बातों की पुष्टि होती है कि हाँ वो जो कह रहे हैं, राहुल गांधी जो बात कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। देखिए, राहुल गांधी जो कह रहे हैं वो गाड़ी जो पटरी पर से नीचे उतर आई थी भारत की, उसको पटरी पे लाना चाह रहे हैं, और पटरी पे वो ला चुके हैं। इसको ऐसे समझिए, भारत को जाना कहाँ था? भारत को जाना था कि एक ऐसे देश के रूप में भारत को विकसित होना था जो सबका मित्र राष्ट्र हो, जिसके किसी से दुश्मनी न हो, जो सबके लिए सोचे, जहां सारे धर्मों को बराबर सम्मान हो, जहां हर मनुष्य की बराबर कीमत हो, जाति, लिंग, धर्म, भेद, रंग न किया जाए। वो उस तरह का भारत बनाने का सपना था भारतवर्ष के जो आज़ादी के लोग थे, जो आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे। गांधी हो, नेहरू हो, अम्बेडकर हो, सुभाष चंद्र बोस हो, भगत सिंह हो, तमाम लोग जो लड़ रहे थे, और जो उन लोगों के भी नाम जो हम नहीं ले पा रहे हैं और जिनके नाम जो है किताबों में भी शायद दर्ज नहीं है, तमाम लोग क्यों लड़ रहे थे? वो लड़ रहे थे कि अपना देश हो, हम शासन करें और हम दुनिया को बतलाएं कि भारतवर्ष एक ऐसा देश है दुनिया के तमाम देशों के लिए, तमाम धर्मों के लिए, तमाम जातियों के लिए, तमाम लोगों के लिए प्रेम भाव है। पिछले 35-40 सालों में क्या किया इन लोगों ने? हालांकि इनका स्वप्न तो 1925 से चला आ रहा है, कुछ लोग उससे पहले भी सोच रहे होंगे। तो ये जो नफरत वाली भाषा है, जिनके लिए दलित मनुष्य नहीं है, जिनके लिए पिछड़े सेवक है, जिनके लिए जो दूसरे धर्म के लोग हैं वो विधर्मी है, उनका नाश हो जाना चाहिए, इस तरह के सोच रखने वाले लोग भारत के लोग नहीं हो सकते। जिस तरह का भारत बनाना चाहते थे उसमें इसकी जगह नहीं है। तो राहुल गांधी वापस उस पटरी पे लाना चाहते हैं देश को, जिस पटरी से देश वसुधैव कुटुंबकम को पहुंचना चाह रहा है। वसुधैव कुटुंबकम हमारी संस्कृति का हिस्सा है कि हम सब जगह भाईचारे की बात करें। गांधी ने वही कहा, नेहरू ने वही कहा, इंदिरा गांधी ने भी किसी से दुश्मनी नहीं की, इंदिरा गांधी ने भी वही किया। लेकिन कुछ लोग जो कांग्रेस में भी थे जिन्होंने गड़बड़ियां की, आज भी मैं मानता हूं है, और राहुल गांधी एक उस जो मैंने पिछली बार बोला कि दीपक की तरह है, राहुल गांधी एक ऐसे रास्ते पे चल रहे हैं जहां गांधी ले जाना चाहते थे, और गांधी का देश जो है वापस बनाना है, राहुल गांधी यही सोच रहे हैं। और मुझे लगता है, मैं आपकी उस शब्द पे मैं वापस अगर बोलूं तो आपने जिसको हालांकि राजनीतिक भाषा में कह सकते हैं कि वो सही है, लेकिन मैं एक नागरिक होने के नाते उसको सही नहीं मानूंगा कि राहुल गांधी बड़े अब जो है वो सच के साथ चलने वाले लोग। राहुल गांधी झूठ नहीं बोल सकते, अपने राजनीतिक लाभ के लिए राहुल गांधी झूठ नहीं बोल सकते, अपने राजनीतिक लाभ के लिए राहुल गांधी कोई फ्रॉड नारा नहीं गढ़ सकते। आप देख लीजिए कि राहुल गांधी के आने के बाद क्या चेंज हुआ है। राहुल गांधी के बाद चेंज हुआ है, वो जो दानिश अली के पास गए वो क्या बताता है? राहुल गांधी ढोंग नहीं कर रहे हैं धर्म के नाम पर कि वो मस्जिद में जाके नमाज पढ़ रहे हैं, मंदिर में जाके घंटा बजा रहे हैं, नहीं कर रहे हैं वो सब। हाँ, आस्था का जहां तक सवाल है, आस्था वाले मुद्दे पे सही है, गांधी ने भी यही कहा, आस्था वाले मुद्दे पे किसी को एतराज नहीं है, लेकिन पाखंड वाले मुद्दे पे राहुल गांधी खिलाफ खड़े। और जो सभी धर्मों के बीच एक जो है समता समरसता की बात होनी चाहिए, सभी जातियों की बात होनी चाहिए, वो सामाजिक न्याय की बात क्यों उठा रहे हैं? राहुल गांधी जब से भारत जोड़ो यात्रा की उसके बाद जो एक माहौल बना, उसमें आप समझ लीजिए कि जातीय जनगणना के बात पर, सामाजिक न्याय के बात पर जिस तरह से कांग्रेस आके खड़ी हुई है, वो बहुत बड़ी बात है। और बीजेपी के लिए सबसे बड़ा चैलेंज यही है, उसका तनाव यही है कि वो जो पिछड़ों को जो वो सेवक बना के रखा हुआ था, जो वो अभी बोल रहे थे राहुल जी, शायद राहुल जी ही बोल रहे थे कि 90 जो राहुल गांधी ने वहां कहा कि 90 सचिवों में से 3 ही ओबीसी है, और हमारे गृह मंत्री जुमलेबाज जो है वो सुना रहे थे कि इतने हमारे विधायक आए हैं ओबीसी से, इतने आए हैं सांसद ओबीसी से। अरे आया तो है, लेकिन बोलने किसको देते हो? सब तुम्हारे पालकी ढोने वाले लोग हैं। कौन बोल रहा है? केशव प्रसाद मौर्य की किसी ने आवाज सुनी क्या? जो तुम्हारे यहाँ सांसद इतने हैं, कोई बोलता है क्या? राजनाथ सिंह की, नितिन गडकरी के बोलने की क्षमता नहीं है, तो वो पिछड़े क्या बोलेंगे जो तुम्हारी दया पे जी रहे हैं? उनको लग रहा है कि तुम्हारी वजह से जीत के आए हैं। तो ओबीसी समाज वो समझ गया है। अब ओबीसी ये जो आरक्षण बिल लाया है,
5 दिन का इन्होंने सत्र बुलाया था, कहीं आरक्षण की चर्चा थी महिला आरक्षण बिल की? वो तो 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात कर रहे थे। वो तो कर रहे थे कि हम चुनाव कमिश्नर के जो है नियुक्ति पे हम बात करेंगे। किधर बात की? कोई बात की जो करने आए थे? बात क्या की? बात की महिला आरक्षण। महिला आरक्षण क्यों लाया? उनको लगा कि महिला, लेकिन भेद खुल गया भाई। जो इंडिया गठबंधन ने जो अपनी रणनीति बनाई उसमें जीत गया, और महिला आरक्षण वाले मुद्दे पे आपको बतला दिया कि आप गलत दिशा में चले गए। और आप ये जो जुमला है ना, अब जुमला चलने वाला नहीं है। वो विधूरी कांड जो है वो इसीलिए किया गया कि अब आप फिर हिंदू मुसलमान पे आ जाओ। लेकिन राहुल गांधी ने ये साबित कर दिया वहां जाकर के कि भैया हिंदू मुसलमान हमको नहीं करना है। और पूरे इंडिया गठबंधन को, अभी गुजरात में मैं बतलाऊं आपको राजीव जी, गुजरात में सनातन धर्म के जो देवी देवता है, जिनको ये सनातन धर्म कहते हैं, हालांकि हिंदू धर्म ही कहना ज्यादा सही है, उनको कितनी गालियां दी ये स्वामी नारायण मंदिर वालों ने, आपको पता है? ये बात कहीं आई उभर करके? स्वामी नारायण मंदिर वाले क्या बोलते हैं, स्वामी नारायण संप्रदाय वाले क्या बोलते हैं हिंदू देवी देवताओं के बारे में? आप गुजरात के किसी पत्रकार से पूछ लीजिए, कहां मोदी जी बोल रहे हैं इतने हिंदू धर्म के हितैषी है। तो इनको हिंदू धर्म से लेना देना नहीं है। ये संघी हिंदू धर्म स्थापित करना चाहते हैं। हिंदू धर्म किसी से नफरत करने का पाठ नहीं पढ़ाता है। संघी हिंदू जो है वो नफरत का पाठ पढ़ाते हैं। ये कहते हैं कि हिंदू में भी ये भेद है, ये ब्राह्मण है तो ये चित्पावन ब्राह्मण है, ये गौर ब्राह्मण है, ये फलाना ब्राह्मण है, उन ब्राह्मणों में भी भेद करते हैं। ये संघी हिंदू, और ऐसे हिंदुओं का विरोध जो है हम तमाम हिंदुओं का करना पड़ेगा, नहीं तो दुनिया में यही बदनाम कर रहे हैं। संसद में जो किया है विधूरी ने, क्या दुनिया में सम्मान बढ़ा है इसका? ये सिखों के साथ दुश्मनी कर रहे हैं। सिख कौन है? सिख जो है हमारा ही बड़ा भाई है, जिसने हिंदुओं की रक्षा करने के लिए पगड़ी बांधी। आप उसको आप ये कह रहे हो, आतंकवादी कह रहे हो? किसान जो है, किसानों के दम पे आप 5 किलो अनाज देते हो, और किसान के 13 महीने आंदोलन हुए, किसानों को आपने क्या कहा, क्या नहीं कहा किसानों को? आज भी किसानों के बारे में इनके बनिए जो है वो क्या बोलते हैं, जो नेता इनके हैं? किसान इनके रहमो करम पे इस देश में है क्या? अरे किसानों के रहमो करम पे आप हो। ये 5 किलो अनाज जो दे रहे हो वो किसानों के रहमो करम पे है। तुम्हारे घंटा बजाने से नहीं आया 5 किलो अनाज। और जब तक इस देश के ओबीसी और दलित मुसलमान अब जब इकट्ठा हो जाएंगे, इनको मुश्किल हो जाएगा, देश में रहना मुश्किल हो जाएगा। इस तरह की राजनीति नहीं कर सकते ये। और नूह की घटना अपने आप में ऐलान है। नूह में जो हुआ वो बतला रहा है कि आपका समय खत्म हो गया है, और इनको गांधी की शरण में जाना पड़ेगा। गांधी ही इसको बचा सकते हैं। संघियों को कोई दूसरा नहीं बचा सकता है गांधी के अलावा, क्योंकि अगर गृह युद्ध हो गया तो इनको मुश्किल हो जाएगा। और याद कीजिए आप बिहार को, जब अग्निवीर वाला आंदोलन हुआ था तो क्या हुआ था इनके साथ। तो ये मनाइए, राहुल गांधी कम से कम एक काम कर रहे हैं कि जो आग है उस पर पानी डाल रहे हैं, वो किरासन तेल नहीं डाल रहे हैं, वो पानी डाल रहे हैं। वो जब मिल के आ गए वहां दानेसली से, तो मुस्लिम समाज में जो आक्रोश था वो कम हो गया, और लगा कि ये देश हमारा है। इस बात को समझना जरूरी है। और एक लास्ट लाइन बोल दूं आपको, ये जो ओबीसी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं ना, कल यही ओबीसी इन पे भारी पड़ेगा। क्योंकि अब ओबीसी जो है वो 90 में से 30, राहुल गांधी ने जो कहा है वो सबको पता है, सारे ओबीसी ये जानते हैं कि 90 सचिव में से 3 ही ओबीसी है। और जो ये 50-30% और 40% गिना रहे हैं वो सब पालकिर होने वाला ओबीसी है। वैसे ओबीसी नेताओं को इस बार 2024 के चुनाव में ओबीसी समाज देखिएगा बताएगा। केशव प्रसाद मौर्य हार गए, आपको याद है ना, पल्लवी पटेल ने हरा दिया। इस बार मोदी जी को बनारस में दिक्कत होने वाली है, स्मृति ईरानी को अमेठी में दिक्कत होने वाली, ये लिखिए। और देश जो है बदल रहा है, देश इस तरह की चीजें नहीं पसंद करता। ठीक है कि हमें धर्मों के बीच में ये है। तो राहुल गांधी जो कर रहे हैं, राहुल गांधी देश को सही जगह ला रहे हैं। और उनकी बातें जो है, मैं नहीं मानता हूं कि वो जो बोल रहा है एक राजनीतिक नेता के तौर पे बोलते हैं, जिसे गांधी के बारे में कहा जाता था। वो एक ऐसे नेता के तौर पे बोलते हैं जो दुनिया के नेताओं को बोलना चाहिए। और इसीलिए आप गौर कीजिए एक और बात, गांधी क्यों आज भी प्रासंगिक है। हर साल ये 2 अक्टूबर अभी आ रहा है, गांधी पे गोली फिर चलाएंगे ये, गांधी की तस्वीर लगा करके। लेकिन गांधी की समाधि पर क्यों ले गए मोदी जी? दुनिया के जो राष्ट्राध्यक्ष आए थे G20 की मीटिंग में, उनको सावरकर या गोडसे के समाधि पे क्यों नहीं ले गए? इतने महत्वपूर्ण है सावरकर तो, गांधी अगर महत्वपूर्ण नहीं है तो।
और जो 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 हिंदू गांधी को गाली दे, गांधी को गोली मारे, उसको हिंदू कहना जो है हिंदू धर्म का अपमान है। वो हिंदू हो ही नहीं सकता जो गांधी को गोली मारे, जो गांधी को गाली दे। वो संघी हिंदू हो सकता है जो नफरत की भाषा केवल जानता है, जो दलितों पिछड़ों को जो है अपना आदमी नहीं समझता, अपने धर्म का नहीं समझता। और ये सब लोग जानते हैं। डोला प्रथा लीजिए, जो त्रावणकोर में जो चीजें हुई थी, ये कमर से ऊपर स्त्रियां कपड़े नहीं पहनेंगी, वो देना पड़ता था, वो ब्रेस्ट टैक्स देना पड़ता था। वो कौन लोग थे? कोई हिंदू होगा जो हिंदू के साथ ऐसा करेगा? ये ढोंगी है और इनको इस बार जनता सबक सिखाएगी। नहीं अगर जनता सबक सिखा पाई तो जनता को सबक सीखना पड़ेगा आगे आने वाले 25, 30, 40 वर्षों। जी बिल्कुल बिल्कुल, जो आप बात कह रहे हैं बहुत यहाँ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट बात आप यहाँ रख रहे हैं। और देश में जो कुछ हो रहा है उसमें कैसे कैसे परिस्थितियां चेंज हो रही हैं, उन तमाम मसलों पे हम चर्चा कर रहे हैं। और केंद्र बिंदु सेंटर पॉइंट में राहुल गांधी हैं, क्योंकि राहुल गांधी ने आज एक मीडिया के कॉन्क्लेव में अपनी बात रखते हुए जो कुछ कहा है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और उसमें राहुल गांधी कह रहे हैं कि अब उनको हम नैरेटिव सेट करने नहीं दे रहे हैं। और हम समझ लिए, कांग्रेस पार्टी समझ गई है कि बीजेपी कैसे नैरेटिव को एक नैरेटिव से दूसरे नैरेटिव पर जाती रहती है। और अभी वर्तमान में हमने देखा कि लोकसभा का जो विशेष सत्र था उसमें कैसे कैसे आगे को बढ़ाने की कोशिश हुई। आप महिला आरक्षण बिल लेके आते हैं, उसका नाम नारी शक्ति वंदन अधिनियम रखते हैं, और वहाँ से जब ओबीसी का मसला आता है और महिला आरक्षण बिल पे आप फंसते हैं तो रमेश बिधूड़ी खड़े हो जाते हैं। ये तमाम मामले किस ढंग से सामने आते हैं, इन तमाम चीज़ों को, इन बातों को राहुल गांधी आज रख रहे थे। यानी कहीं ना कहीं पैनी निगाह राहुल गांधी की है और देश की राजनीति पे। और इसीलिए तो आज इंडिया के 28 दलों के नेता राहुल गांधी को बहुत ज़्यादा, हम लोग तो खुद देखते हैं, 2 जगह तो हम लोग खुद जा चुके हैं, बेंगलुरु की मीटिंग और मुंबई की मीटिंग को हमने कवर किया। और इन दोनों मीटिंग में इंडिया गठबंधन को शेप होते हुए, आकार देते हुए हमने देखा। और वहाँ मंच से सीधा आप तक हमने लाइव प्रोग्राम भी पहुँचाया। तो आप सब समझ सकते हैं, ये हम और आप सब ने देखा है कि कैसे राहुल गांधी की इज्जत वहाँ बढ़ी है। जब राहुल लाल जी, आपसे समझना चाहता हूँ, जो राजनीति का तरीका राहुल गांधी ने अपनाया है, क्या आपको लगता है कि ये एक सही तरीका है? और ऐसे में मात देना संभव है आज की सत्तारूढ़ जो पार्टी है उसको? राहुल गांधी जी ने तरीका अपनाया, वही एकमात्र तरीका है बीजेपी जैसे पार्टी से लड़ने के लिए। इसके अलावा कोई दूसरा तरीका नहीं हो सकता। अभी हम लोगों ने दीपक जी से सुना, उन्होंने छत्तीसगढ़ को लेकर बताया कि वहां पे स्थितियां किस तरह से कांग्रेस ने मजबूत किया। मैंने इस दरमियान में इस साल कम से कम कई बार मैंने मध्य प्रदेश की यात्रा की और कई बार मैंने राजस्थान की यात्रा की। राजस्थान में जो डिलीवरी सिस्टम है इसमें अशोक गहलोत जी का, वो डिलीवरी सिस्टम बड़े ही मजबूत ढंग से काम कर रहा है। वो तमाम, राहुल गांधी ने एक तरह से सोचिए कि भारत जोड़ो यात्रा में घोषणा की कि आप इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलिए, सरकारी इंग्लिश मीडियम स्कूल। वो इंग्लिश मीडियम स्कूल आज के समय में अस्तित्व में है, एडमिशन है, बच्चे पढ़ रहे हैं वहां पे। और जो बार बार जब मैं कहूं राजस्थान के मामले को लेके, तो आज एक तरह से वो स्थितियां नहीं है जो वहां पे लोग सोचते थे बीजेपी के लोग कि एक बार खुद ही ऑटोमेटिक हम लोगों के पास आ जाएगा। अशोक गहलोत ने राहुल गांधी के निर्देशन में जो काम किया है, उन्होंने बड़ी कड़ी टक्कर दे दी। और यही कारण है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि कई बीजेपी के जो कट्टर समर्थक हैं उन लोगों ने स्वीकार किया राजस्थान में कि भाई अशोक गहलोत जी ने बड़ा अभूतपूर्व काम किया, काश इसी तरह से काम अगर हमारे बीजेपी वाले लोगों ने किया होता तो स्थितियां अलग होती। यानी वो जरूर है कि वो कट्टर समर्थक है, वो वोट नहीं देंगे। और एक से कट्टर समर्थक ने तो मैं ये भी कह दिया कि मैंने प्रतिज्ञा लिया हुआ, मैं वोट अपना नहीं दूंगा कांग्रेस को, लेकिन हमारे परिवार के दूसरे सभी सदस्यगण कांग्रेस को वोट देंगे क्योंकि उनकी पत्नी सरकारी नौकरी में है, उन्हें चाहिए, उन्हें भी ओल्ड पेंशन स्कीम चाहिए। आज के समय में सोचिए कि वहां की महिलाएं कितनी खुश हैं। वो एक तरह से मोबाइल फोन का इंतजार कर रही है, वो मोबाइल फोन उनके सशक्तिकरण में वृद्धि कर रहा है। महंगाई राहत कैंप, जो केंद्र सरकार लगातार महंगाई बढ़ा रही है, राजस्थान में हजारों की संख्या में महंगाई राहत कैंप है जिसको वो जमीन पे काम कर रहे हैं। तो मैं तो कह सकता हूं कि कम से कम राजस्थान में जो दृश्य मैं देख कर आया हूं, जो दृश्य मैंने मध्य प्रदेश में देखे हैं, उससे राहुल गांधी की जो वो कह रहे हैं कि मैं बिल्कुल हम लोग जीतेंगे, उसकी पुष्टि होता हुआ मैं देख रहा हूं। और दूसरी चीज देखिए, जहां पर धनंजय जी बैठे हैं, महाराष्ट्र में बीजेपी की स्थिति बिल्कुल सबसे बुरी है, जहां पर उन्होंने सबसे ज्यादा तोड़फोड़ की कहानी की है।
आप सोच के देखिए कि वहां पे अगर वो डबल डिजिट में आ जाए तो वही उनके लिए, वो सबों को जो टूटा फूटा वो जो उन्होंने तोड़ा, एकनाथ शिंदे को, अजित पवार को और बीजेपी सब लोग मिलजुल के भी अगर मतलब दहाई के आंकड़े में पहुंचना अभी भी उनका असंभव है। तो हर तरफ हर क्षेत्र में उनको सीट बाई सीट बहुत कड़ी चुनौती मिलने जा रही है। बीजेपी अब इसी का इंतजार कर रही है कि शायद टीम इंडिया में, अभी तक तो ईडी भी इनको तोड़ नहीं पाई, सीबीआई भी टीम इंडिया को तोड़ नहीं पाई, अब टीम इंडिया में कुछ टिकट बंटवारे के समय में कुछ जो है कि वहां पे मतभेद की स्थिति बन जाए, तो वो स्थितियां भी हम लोग को होते हुए नजर नहीं आ रही है। तो और इनके एक एक कमियां जो अभी तक ये कहते थे कि भ्रष्टाचार को लेके, नए संसद भवन से भ्रष्टाचार की खबरें आ रही हैं। सोचिए कि वहां पे जो सुरक्षा कर्मी है उनके वेतन के 25-25 हजार रुपया काटे गए उनके पोशाक के नाम पे, और जो उनको पोशाक दिया गया है राजीव जी, जो खबरें आ रही है वो चौंकाने वाला है कि वो घटिया किस्म के पोशाक दिए गए, वो उन कपड़ों में काफी गर्मी लग रही है। हमारे संसद के नए संसद भवन में सुरक्षा कर्मियों को खुजली हो रही है गर्मी से। आप सोच के देखिए कि क्या स्थिति बन गई है। ये नया संसद भवन तो हमें लग रहा है कि जो ये कुछ नए नए कहानी लेके आते हैं कि वहां पे कुछ नया एक इतिहास बना देंगे, उल्टे कहानी और बिगड़ रही है इनकी। और खुद प्रमोद तिवारी जी ने बताया, राज्यसभा के सदस्य जो है कांग्रेस के, कि वहां पे वेंटिलेशन का सिस्टम भी सही नहीं है, कम से कम 50 लोग बीमार हो गए। और कई पत्रकारों से मेरी बातचीत हुई कि कम से कम उसमें 50 में से 40 लोग भारतीय जनता पार्टी के नेता बीमार हो गए नए संसद भवन में। तो नया संसद भवन तो हमें लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी भले सोच रही हो कि वो उनके लिए कुछ शुभ संदेश लाने वाला है, लेकिन नया संसद भवन भी उनके लिए तमाम, जब से वो शुरुआत हुई है वहां से अशुभ वाली स्थितियां, अशुभ समाचार ही भारतीय जनता पार्टी के लिए आ रहे हैं। तो मैं 2-3 चीज यही चीज कहूंगा कि रणनीति राहुल गांधी की जो उन्होंने बनाई है वो सबसे दी बेस्ट है। आपने विदेश नीति पे इनको घेरा है, देश के घरेलू आर्थिक मोर्चे पे घेरा है, और इस समय देश को जरूरत थी कि कोई व्यक्ति हो जो उनकी आवाज को सुने। जिस तरह से राहुल गांधी, मुझे 2 घटनाएं ध्यान में आ रही हैं। भारत जोड़ो यात्रा की कितने सारे महिलाओं के साथ संवाद करते हुए तस्वीरें हम लोगों ने आपके डीवी लाइव के स्क्रीन पे देखा है राजीव जी, जो आपने चलाया है लगातार, हम लोग डिबेट में आते रहे। अभी एक आप देखिए कि जो हरियाणा के मुख्यमंत्री है खट्टर जी, उनके पास एक महिला मिलने के लिए आती है, कहती कि हमारे क्षेत्र में बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, थोड़ा वहां पे भी एक फैक्ट्री लगा दीजिए। उस महिला का उपहास करते हैं खट्टर साहब, कहते हैं कि अगला चंद्रयान 3 में आपको भेज देंगे चंद्रमा, तो वही रोजगार ले लेना। आप सोच के देखिए राहुल गांधी कितना गंभीरता से मिल रहा है, और जो बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं, बीजेपी के तमाम नेता हैं, वो अहंकार के किस दम में जी रहे हैं। क्या एक महिला का इस प्रकार से उपहास करना, ये कहीं से सनातन का मतलब हो सकता है, ये कहीं से हिंदुत्व हो सकता है? तो देखिए ये हिंदू विरोधी खुद घोर है, ये सनातन विरोधी खुद घोर है, और दूसरों के ऊपर आरोप लगाते रहते हैं इंडिया गठबंधन के ऊपर कि देखिए वो सनातन का विरोध कर रहे हैं। अरे आप पहले नारी का सम्मान तो कर लीजिए। आपके दरवाजे पे एक नारी आती है, आप उसके बाद को वो रोजगार मांगती है, और आप कहते हैं चंद्रयान 3 में हम आपको चंद्रमा पे भेज देंगे। ना तो आप नारी का सम्मान करते, और ऐसे स्थिति में देश की महिलाएं बेवकूफ हैं। आज अगर मैं आपको बता दूं कि महिलाओं की बचत अगर सबसे ज्यादा प्रभावित हुई थी तो 2016 के नोटबंदी के बाद प्रभावित हुई थी, और आज के समय में महिलाओं की बचत बहुत ज्यादा प्रभावित है। अभी हमारे तमाम केंद्र सरकार के लोगों से पूछिए तो वो कहते हैं कि हम लोगों ने खूब मुद्रा योजना बांटी है। अरे आपके मुद्रा योजना में आपने 90% से ज्यादा मुद्रा योजना आपके शिशु लोन के कैटेगरी में, जो आपने बीजेपी के कार्यकर्ताओं को दे दिया है, वो 50,000 से कम के श्रेणी के लोन से कौन आदमी आप खुद भी आत्मनिर्भर हो जाएगा, 4 लोगों को खुद भी आत्मनिर्भर कर देगा। वो सबके सब बीजेपी के लोगों को मिले हुए लोन थे, और जो आज के समय में एनपीए के श्रेणी में आ चुके हैं। स्थिति यह है, जो तर्क दिए जा रहे हैं राजीव जी, कि घरेलू बचत भी घट रहा है, और निर्मला सीतारमण जो ये कह रही हैं कि प्रॉपर्टी मार्केट पे लोग निवेश कर रहे हैं। अरे प्रॉपर्टी मार्केट तो अपने सबसे निचले हिस्से में गोताखोरी कर रहा है, वहां पे तो कोई खरीदार मौजूद नहीं है। खुद कहीं सरकार के वित्त मंत्रालय का आंकड़ा ही है। तो बताइए, वित्त मंत्रालय के दूसरे आंकड़े वित्त मंत्री जी के बयान का विरोध कर देते हैं, तो वित्त मंत्री सही बोल रही है कि वित्त मंत्रालय के आंकड़े सही बोल रहे हैं? पहले वित्त मंत्री जी ये तय कर ले। लगभग लुआब यह है कि आपने आरबीआई का एक रिपोर्ट और जो कुछ महीने पहले आया था, जिसमें कहा गया था कि भारत की अर्थव्यवस्था कम से कम 12 से 15 साल पीछे चली गई है। हम लोग कम से कम अर्थव्यवस्था के मामले में 15 साल पीछे जा चुके हैं। ऐसे स्थिति में कौन आएगा यहाँ पे? अगर गुड़गांव सरीखे जगह में भी आप सांप्रदायिक तनाव फैलाते हैं, बताइए कौन सी कंपनी आएगी यहाँ पे निवेश करने के लिए? फिर आप कहिएगा कि हम तो चीन का विकल्प बन रहे हैं। चीन के विकल्प के रूप में लोग आपको क्यों तलाशेंगे? उसके विकल्प के रूप में लोग वियतनाम को तलाश ले रहे हैं, दूसरे कई सारे देश है दुनिया में जहां लोग चले जा रहे हैं। इसलिए इस समय जो राहुल गांधी के एक जो उनकी पॉलिसीज मैं देख रहा हूं, जो उन्होंने बनाया है, टीम इंडिया ने जो उनके साथ मिलकर बनाया है,
बीजेपी के साथ उनके लिए, उससे निपटने के लिए कोई तुरुप का पत्ता मैंने अब तक नहीं देखा है कि बीजेपी में कोई चला हो और वो सही चल गया हो। राजीव जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जरा दीपक पाचपोर जी आपसे भी समझूं, जो राहुल गांधी की रणनीति की हम बात कर रहे हैं, जो देश की सियासत की बात कर रहे हैं, और उसमें सबसे बड़ी बात कि एक भटकाने लटकाने अटकाने वाली जो राजनीति पर वार करते रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अब प्रधानमंत्री के शब्दों पे ही वार कर रहे हैं राहुल गांधी, और अब सामने चुनाव है। अगर इसका विश्लेषण किया जाए तो आप कैसे करेंगे विश्लेषण? आप कैसे देखते हैं कि राहुल गांधी सही दिशा में राजनीति कर रहे हैं? राजीव जी देखिए, जो इस देश की जो राजनीतिक परंपरा वो ये है कि आप राजनीति कीजिए, लेकिन राजनीति जो है वो उसके पीछे नैतिकता का आधार होना चाहिए। राहुल गांधी कहीं भी अनैतिक होकर या कहीं भी गलत रास्ते से वो नहीं जा रहे हैं, इसलिए उन्हें यहाँ तक पहुंचने में थोड़ी देर जरूर लग रही है, लेकिन वो जा रहे हैं बहुत सही रास्ते पे। आप याद कीजिए कि एक बहुत पुराना समय से लोग कहा करते थे कि ये कुछ बहुत ही ज्यादा सीधे साधे हैं, और आज का समय जो है वो तथाकथित चाणक्य लोगों का है। आपको शातिर भी होना पड़ेगा, आपको अलग अलग तरीकों से उनके बराबरी पर आकर उस तरीके से राजनीति करनी पड़ेगी। लेकिन देखिए, राहुल गांधी ने अलग रास्ता अपनाया। राहुल गांधी की जो संघर्ष है, उसका सबसे बड़ा सौंदर्य क्या है? वो सौंदर्य है, वो महात्मा गांधी जैसा है। देखिए, वो विवेकानंद जैसा है, वो अकेले चल रहे हैं, वो गौतम बुद्ध जैसा है। मैं कोई उनके बड़े बड़े नामों के साथ उनका वो कंपैरिजन नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये सब अकेले चले थे। अभी आप देखिए, इतना बड़ा 28 दलों का गठबंधन है, दानिश अली के पास कौन था राहुल गांधी के अलावा? कोई दूसरा नहीं था। मणिपुर जब वो गए उस समय भी गठबंधन था, लेकिन उनके अलावा कौन थे? तो राहुल गांधी की असली ताकत जो है वो अकेले चलने में है। मुझे तो ये लगता है कि बाकी लोग शायद अगर उनके साथ शामिल होंगे तो शायद राहुल गांधी की शक्ति आधी जो है खत्म हो जाएगी। राहुल गांधी को आप और एक याद कीजिए, पिछले कुछ समय से वो आपको एक ही ड्रेस में दिख रहे हैं, उसी सफेद टी शर्ट में दिख रहे हैं। ये सफेद टी शर्ट जो है ये चर्चित हुई थी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान। तो उनकी सादगी जो है वो लोगों को बड़ी प्रभावित कर रही है। एक तरह से मैं जो कहता हूं कि वो अकेले चल रहे हैं, यही उनकी ताकत है, और यही उनके संघर्ष का जो है वो सौंदर्य शास्त्र है। और यही जो है बीजेपी के सामने सबसे बड़ा संकट यह है कि वो तमाम तरह के प्रपंच और आडंबर रच रहे हैं। देखिए, कितना बड़ा जलसा किया उन्होंने पुरानी संसद भवन से नए संसद भवन आने का। ऐसा लगता है कि कहा जा रहा है, पता नहीं सही क्या है गलत क्या है, क्योंकि सरकार आंकड़े तो देती नहीं है। कहते हैं कि करोड़ों हजारों करोड़ रुपए उसके ऊपर खर्च किए गए, वो शायद 4000 करोड़ से भी ज्यादा हो सकता है। हमें पता नहीं, इसका तथ्य नहीं पता, लेकिन एक बात तो जरूर है, उसको देख के ही लगता है कि अच्छा खासा खर्च किया गया है। G20 के ऊपर कहा जाता है कि बहुत ज्यादा खर्च किया गया है। उसके बाद नए संसद भवन में आए, नए संसद भवन भी बहुत भव्य बना है, बड़ा आलिशान बना है। ये सारे के सारे जो खर्चीले आयोजन है उसको पूरा का पूरा ध्वस्त कर रहे हैं राहुल गांधी अपनी सादगी से और अकेले चलकर। जबकि आप देखिए कि मोदी जी के पास पूरी की पूरी बहुत बड़ा उनका अपना समर्थकों का पूरा बहुत बड़ा दल है, उनके बहुत सारे सांसद हैं, लेकिन वो बहुत ज्यादा कुछ बिगाड़ नहीं पा रहे हैं। जो कुछ वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, चाहे वो पार्टी स्तर पे करे, चाहे संसद के स्तर पे करे, या अपने ट्रोल आर्मी के जरिए कराए, उसका सफलता बहुत ज्यादा नहीं मिल रही है। और मुझे लगता है कि भारतीय जो कांग्रेस है और राहुल गांधी है, उनको इसी मार्ग से चलना चाहिए, इसी तरीके से चलना चाहिए। और ये बहुत बड़ा जमावड़ा अगर वो करेंगे, अपने साथ लाव लश्कर लेके जाएंगे, इन बहुत सारे 28 गठबंधन के सभी लोगों को अपने साथ लेके जाएंगे, तो मुझे लगता है कि वो असर नहीं हो पाएगा। ये छोटे छोटे जो चमत्कार कर रहे हैं, छोटी छोटी जगह पे जा रहे हैं, कभी मोटरसाइकिल ठीक कर रहे हैं, कभी स्कूटी के पीछे बैठ के जा रहे हैं, तो इससे बहुत बड़ा फर्क पैदा हो रहा है। ये फर्क जो है, जो उनकी अपनी चुनावी रणनीति है वो अलग है, वो मैदान पे कैसे परफॉर्म करते हैं, क्या करते हैं, वो एक अलग है। हालांकि वो भी सफल हुए हैं, 2 राज्य उन्होंने जीते हैं। फिर घोसी का जो चुनाव है बहुत महत्वपूर्ण है, घोसी का चुनाव जीतना। तो ये जो नैरेटिव है और जो जीत का जो सिलसिला है, मुझे ऐसा लगता है कि वो इसी तरीके से आगे बढ़ेगा। और अगले इस साल के 5 चुनाव के अलावा 2024 में बीजेपी के सामने बहुत बड़ी चुनौती है। और बीजेपी ये नहीं समझ पा रही है कि अब उसको कौन सी रणनीति अख्तियार करनी चाहिए कि वो राहुल नाम के इस संकट से ऊपर जा सके, क्योंकि राहुल गांधी उनके लिए तो संकट की तरह काम कर रहे हैं। ऐसा मुझे लगता है कि उनकी रणनीति जो है राहुल की बहुत ही कारगर साबित हो रही है। राजीव जी। जी बिल्कुल बिल्कुल,
बहुत सारी बातें आप लोगों ने बताई, बहुत सारी बातों पर हमने यहाँ चर्चा की और समझने की कोशिश हमने यही की कि राहुल गांधी ने बीजेपी की रणनीति का पर्दाफाश कैसे किया है, ये बताने की हम कोशिश कर रहे थे, जानने की कोशिश कर रहे थे इस कार्यक्रम के ज़रिए। और आज राहुल गांधी जो बातें कह रहे थे और ओवरऑल पिछले साल भर में कैसे कांग्रेस की जो राजनीति है और रणनीति है दोनों कैसे बदली है, उस पर हम चर्चा कर रहे थे। और पैरेलली सत्ता पक्ष क्या कुछ कर रहा है और उसको कैसे एक्सपोज कर रहे हैं राहुल गांधी, इसकी बात हम कर रहे थे। तो इस चर्चा को यहीं समाप्त करने से पहले बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं धनंजय जी आपका, प्रोफेसर अखिल स्वामी जी आपका, राहुल लाल जी आपका बहुत शुक्रिया, डॉक्टर दीपक पाचपोर जी, अमरेंदु उपाध्याय जी और साथ में जुड़े थे अजय शुक्ला जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।